नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, आज का वीडियो भारत के अफवाह तंत्र पर होने वाला है। इसके पहले कल आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया था, लेकिन वीडियो फाइल बहुत बड़ी होने के कारण कुछ टेक्निकल इशू रहे, जिसके कारण वह अपलोड नहीं हो पाई। तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करनी है, आपको समय बहुत कम है और कमिटमेंट भी हमने आपको दे दिया है और वह पूरा किया जाएगा। उसके लिए आज क्या कोशिश रहेगी, अफवाह तंत्र आपका आज कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि समय आपके भी पास भी बहुत कम है ना। एग्जाम्स बहुत नजदीक है, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो। उसी आधार पर देखिए आपको यह पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपका कंप्लीट अफवाह तंत्र प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चंस लगाइए और देखिए इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। यह पीडीएफ और वीडियो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी अफवाह तंत्र पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यह पीडीएफ चाहिए अगर आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, वहां से जुड़ जाइए और वहां पर यह पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, क्योंकि अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो जरूरी होता है उसके बारे में जान लेना आखिर यह होता क्या है। देखो, अफवाह तंत्र कुछ नहीं होता है। जो नदी होती है, आपकी मुख्य नदी होती है, उदाहरण के तौर पर आप मानिए गंगा नदी है। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो गंगा नदी और उनकी सहायक नदी, एक एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि कोई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो एक कंप्लीट रचना बनाई जा रही है, मतलब जो पूरी संरचना दिखाई देती है, उसे ही अफवाह प्रतिरूप, मतलब वह पैटर्न जो आपका है वही अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। और यह अफवाह प्रतिरूप जो पैटर्न है, यह कई तरीके से हो सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों पर भी आपके प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले आप सुन लीजिएगा। एक होता है आपका वृक्षाकार प्रकार, दूसरा होता है जालीनुमा, तीसरा होता है आयताकार और चौथा अरी, पांचवा समानांतर। यहाँ 5 प्रकार आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि यह फिक्स पैटर्न है, और भी पैटर्न है, लेकिन जो आपके प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली आपके इन्हीं 5 पैटर्न से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नदियों के द्वारा यह पैटर्न बनाए जाते हैं। तो क्यों ना हम ये 5 पैटर्न तैयार कर लें, बाकी जहां से क्वेश्चन ही बहुत मिनिमम संभावनाएं रहती हैं, तो हम क्यों पढ़े उनको, है ना। हमें थोड़ा सा प्रोडक्टिव पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहला पैटर्न जो है वृक्षाकार। बोले वृक्षाकार क्या होता है। देखो, वृक्ष आप देखते हो ना, वृक्ष में आप वृक्ष को देखते हो, उसकी शाखाएं देखते हो, तो उसकी शाखाओं की भांति ही जो पैटर्न आपका दिखाई देता है उसे ही वृक्षाकार पैटर्न कहते हैं। जैसे आप नदी देखोगे, नदी के ऊपर आप ड्रोन, मान लीजिए ड्रोन है, ऊपर से आप ये जहाज पर बैठे हो ऊपर से, और फिर देख रहे हो जमीन पर नदी किस तरीके की संरचना बना रही है। तो नदी यदि वृक्ष के आकार की संरचनाएं बना रही होगी, नदी नहीं, नदी और उसकी सहायक नदियां, तो वह जो पैटर्न कहलाएगा वह वृक्षाकार पैटर्न कहलाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियां होती हैं, वह मिलकर इस तरीके की संरचना का निर्माण करती हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं, बोले इसके उदाहरण है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये जितनी नदियां हैं यह वृक्षाकार पैटर्न ही बनाती हैं। याद रखिए, प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृक्षाकार पैटर्न बनाती है, तो उसमें ऑप्शन में आपका यह नदियां अगर दी हुई है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, जो अपनी ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियां हैं, वह मोस्ट ऑफ दी नदियां क्या करती हैं, वृक्षाकार पैटर्न बनाती हैं। दूसरा है आपका जालीनुमा। भाई जाली आप देखते हो, घरों में जो जाली लगी होती है, वह जो जाली है उसी जाली के अनुरूप अगर कोई नदी की संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो वह पैटर्न आपका कहलाता है जालीनुमा पैटर्न। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए जो आपकी मुख्य नदी होती है वह एक दूसरे के समानांतर बहती है। आपको दिख रहा होगा, यह आपकी मुख्य नदियां हो गई, जिसकी अनेक सहायक नदियां हैं, वह जालीनुमा संरचना रूप में या समकोण पर इसको काटती हैं आकर के। तो यह पूरी अपने आप में एक जालीनुमा संरचना दिखाई देती है। और यह जो पैटर्न बनाया जाता है, यह मुख्य रूप से दामोदर नदी के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो दामोदर नदी है उसमें जो सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियां एक दूसरे के क्या है, समानांतर बहेंगी, या वह अपने आप में मुख्य नदियां होंगी जो उसकी सहायक नदियां होंगी। समझ में आया। तो इसी कारण से आपको जब दिखाई देगा, आप दामोदर नदी क्षेत्र में जाओगे, वहां देखोगे तो इस नदी के द्वारा जालीनुमा पैटर्न बनाया जा रहा होगा। तो 2 आपको पैटर्न क्लियर हुए, एक वृक्षाकार, एक जालीनुमा। तीसरा होता है भाई आयताकार। बोले आयताकार पैटर्न क्या होता है। आयताकार पैटर्न कुछ नहीं, जब सहायक नदियां मुख्य नदी को समकोण पर काटती हैं, यानी कि जितनी विंध्य के क्षेत्र से चलने वाली नदी है, विंध्य की पहाड़ी हमने पढ़ी हुई थी, विंध्यन रेंज इसीलिए पीछे पढ़ाया गया है, क्योंकि पीछे अगर आपको रेंजेस क्लियर होंगी ना, तो आगे नदियों को पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि नदियों का निकास समझना आसान होगा, नदियों का मुहाना समझना आसान होगा। तो जब विंध्यन की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी, तो विंध्यन की पहाड़ियों से ढाल के अनुरूप आप समझ रहे हैं कई सारी नदियां निकल रही होंगी, और यह नदियां यदि मुख्य नदी को समकोण पर काटती हैं, तो समकोण कर काटेंगी। यह देखिए पैटर्न जो बनाया गया है, यह आयताकार पैटर्न है। तो यही एक आयताकार संरचना, आयत आप जानते हो ना किस तरीके का होता है, और देखिए यह जो पैटर्न है क्या आयत के अनुरूप दिखाई दे रहा है बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा है।
तो इसीलिए इस पैटर्न को आयताकार पैटर्न बोलते हैं। चौथा हमने देखा अरी पैटर्न। बोले भाई अरी पैटर्न क्या होता है? बोले यहीं पर हमने एक संरचना अमरकंटक की पहाड़ियां देखी थी। हाँ बिल्कुल देखी थी। तो जो अमरकंटक की पहाड़ियां थी, यहां से आपको बताया गया था एक आपकी सोन नदी निकल रही थी, याद आया? नर्मदा नदी निकास होता है यहीं से, और कई सारी नदियां हैं जो आप समझिए सेंटर में आपका वह उद्गम केंद्र होगा, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियां होंगी, और चारों ओर आपकी जो नदियां निकल रही होंगी, वही जो प्रतिरूप जो पैटर्न बनता है उसी को बोला जाता है आपका अरी पैटर्न। अब अगर आपसे पूछा जाएगा भाई अरी पैटर्न कौन सा है, तो आपको बता देना है कि जब एक सेंट्रल से यानी कि जो उद्गम क्षेत्र से हर दिशा में नदियों का निकास होता है, तो वह जो पैटर्न नदियों के द्वारा बनाया जा रहा है, जब ऊपर से हम देखेंगे भाई यह तो अरी पैटर्न बन रहा है, तो यह होता है आपका अरी पैटर्न। और अमरकंटक से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही इसी तरीके का पैटर्न बनाया जाता है। ये देखो बहुत बेसिक चीजें बताई जा रही है, यहाँ से प्रश्न आपके खूब बने होते हैं, और अब आपको समझ नहीं होती कि भाई वृक्षाकार पैटर्न क्या है, अरी पैटर्न क्या है, तो आप कैसे लगा पाओगे इसका आंसर। फिर होता है समानांतर पैटर्न। बोले भाई हमने पश्चिमी घाट देखा था, बोले देखा था, वहां किनारे आपको देखिए पहाड़ी क्षेत्र बताया गया था, तो यहाँ से जो नदियों का निकास होगा अरब सागर की ओर, तो भाई ये सारी नदियां जो हैं किस रूप में प्रवाहित होंगी? बोले ये सारी एक दूसरे के समानांतर दिखाई देंगी। तो जब सारी नदियां ऊपर से हम देखेंगे समानांतर रूप में बहती हुई दिखाई देंगी, तो यह जो पैटर्न नदियों के द्वारा बनाया जाता है, यह समानांतर पैटर्न दिखाया जाता है। तो यही आप बोलते हैं पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा किस तरीके का पैटर्न बनाया जाता है? बोले वह समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं नदियां। तो अब क्लियर हुआ, ये मुख्य जो पैटर्न थे, चाहे आपका वृक्षाकार हो, यह समझ में आ गया होगा, जालीनुमा भी क्लियर हो गया होगा कि दामोदर नदी याद रखना है आपको, जालीनुमा जो दामोदर नदी या उसकी सहायक नदियां हैं वह किस तरीके का पैटर्न बनाती हैं? जालीनुमा पैटर्न। फिर आयताकार पैटर्न क्लियर हो गया होगा, विंध्य की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा आयताकार पैटर्न बनाया जाता है। और फिर आपका अरी पैटर्न, तो अरी पैटर्न समझ में आया आपको, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदियां निकल रही थी। अभी हम नदियां जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी नदियां एक एक नदियों को समझ लेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स समझ लेते हैं कि भाई प्रतिरूप क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, और इन पैटर्न से प्रश्न आपके कौन से बनते हैं। फिर समानांतर, समानांतर में हमने देख लिया पश्चिमी घाट के क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं और अरब सागर में गिरती हैं, वह आपकी समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं। यह पैटर्नों पर सवाल आता है। फिर अपवाह तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिकली पहले अपवाह तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का होता है और क्या क्या प्रश्न यहां से बनते हैं आपसे। तो देखो अपवाह तंत्र जो है आपका दो तरीके का होता है, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती नाम से स्पष्ट है कि मतलब किसी चीज को क्रम फॉलो कर, अक्रम मतलब नहीं फॉलो कर रहा होगा, आ लग गया मतलब निगेटिव सेंस देगा, ठीक है। तो क्रमवर्ती मतलब किसको फॉलो करेगा? बोले ढाल को। जिस तरीके की ढाल होगी ना, नदी का फ्लो भी उसी ढाल के अनुरूप होगा। भाई आप अगर ऊपर से नीचे आते हो खिसकते हुए, तो ढाल के अनुरूप ही आते हो ना, तो वही हो गया आपका क्रमवर्ती पैटर्न। तो इस तरीके की नदियां जो होंगी, जो अपनी ढाल के अनुरूप बह रही होंगी, वह आपकी क्रमवर्ती के भीतर रखी जाएंगी। और जो ढाल के प्रतिकूल बहेंगी, मतलब ढाल वाल से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बोलते हैं ना कि एकला चलो भीड़ के अनुरूप मत चलो, तो ढाल के अनुरूप जो नदी नहीं चले, है ना, तो वह होती है अक्रमवर्ती। तो ढाल के अनुरूप में भी आपको दो प्रकार देखने हैं, अनुवर्ती, परवर्ती। मुख्य रूप से आपको अनुवर्ती देखना है, क्योंकि ढाल के अनुरूप जो बहती है, अनुरूप मतलब अनुवर्ती, अनु मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। अनुसरण आप सुनते हो ना, अनु शब्द जो लगाया जाता है, तो वह फॉलो करने के सेंस में लगाया जाता है, सकारात्मक सेंस में लगाया जाता है। तो बोले भाई अनुवर्ती जो होगी वह ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी होगी। इसी का जो अपोजिट होता है वह होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है जो ढाल का अनुसरण नहीं करेगी। तो अनुवर्ती में आपकी कौन सी नदियां हैं? बोले गोदावरी। जितनी आपकी प्रायद्वीपीय नदियां है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आप जानते हो कि ढाल के अनुरूप ही ये सारी नदियां बह रही होती हैं, है ना, चाहे कृष्णा, चाहे कावेरी, चाहे गोदावरी, चाहे गंगा नदी, ये सारी अनुवर्ती नदियां हैं। प्रश्न यहां से बनता है, और क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यह भी पता होना चाहिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुवर्ती नदी है? तो अनुवर्ती पहले पता होना चाहिए। बोले हमें क्लियर है भाई, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। बोले कौन सी नदी है? तो हमें पता है कि ढाल के अनुरूप कौन सी नदियां बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा, ये सारी अनुवर्ती नदियां हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी नदी होगी वह अनुवर्ती नहीं होगी। और पूर्ववर्ती नदी जो ढाल के विपरीत बहती हैं। कहने का मतलब होता है कि हिमालय निर्माण से पहले बोला जाता है कि जो नदियां पहले से फ्लो हो रही थी, है ना, जो पहले से बह रही थी, और वह अपनी जो दिशा है उसी के अनुरूप अभी भी बह रही हैं, हिमालय के क्षेत्र में पहाड़ियों को काटते हुए जो अभी भी निकलकर आगे बह रही हैं, तो वह जो नदियां कहलाती हैं वह पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्व से ही जैसे बह रही थी वैसे बहती चली आ रही हैं। इसमें आपकी सिंधु नदी समझी जाती है ना, सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और चाहे आपकी सतलज नदी हो गई, ये सारी नदियां आपकी पूर्ववर्ती नदी में आती हैं। अब ऑप्शन में अगर पूछेगा भाई निम्नलिखित में से कौन सी अनुवर्ती नदी है, नहीं है, तो नहीं है में आपको अगर ऑप्शन में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये नदियां दिख जाएंगी तो आप मार दोगे ना आंसर, अब क्लियर तरीके से मार दोगे। फिर यह परिवर्ती क्या है?
तो देखो परवर्ती क्या होता है, इसमें मुख्य अनुवर्ती जो नदी होती है, जैसे मान लीजिए गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदियां जो होती है समकोण पर जो मिलने वाली नदियां होती हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यमुना नदी है, यमुना नदी आपकी अनुवर्ती नदी है। लेकिन चंबल सिंध, सिंध है या सिंधु नहीं, याद रखिएगा, सिंध जो है यह यमुना की सहायक नदी है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको हम। तो चंबल और सिंध ये सारी सहायक नदियां जो समकोण पर मिल रही है, तो यहाँ पर ही आपको इन्हें परवर्ती नदी के रूप में जाना जाता है, यानी कि मुख्य अनुवर्ती नदी की जो सहायक नदियां होती है समकोण पर मिलने वाली, वह कहलाती है आपकी परवर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती पूर्व रोपित नदी कौन सी है, स्थल खंड के ढाल का जो अनुसरण नहीं करती है, वह आपकी कहलाती है पूर्वरोपित। इसमें स्वर्णरेखा, बनास, ठीक है, यह नदियां, बनास भी हम देखो पढ़ चुके हैं जब अरावली रेंज के बारे में पढ़ा था। स्वर्णरेखा भी हमने ध्यान करिए पढ़ा हुआ था जब रांची के पठार के बारे में पढ़ा हुआ था कि वहां से जो निकलने वाली नदी है वह स्वर्णरेखा नदी है। तो इसीलिए पीछे देखो कनेक्ट करते हुए जब चीजें, पिछला वीडियो नहीं देखा जाना देखना, तब यह और अच्छे से क्लियर होगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तभी आपको याद भी रहेंगी, अन्यथा फिर आप फैक्ट पढ़ते रहो, उठाओ लूसेंट और रटते रहो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपोहा तंत्र समझ लिया, दो तरीके का अपोहा तंत्र आपका हुआ, एक होता है क्रमवर्ती, एक होता है अक्रमवर्ती, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियां, ढाल का विपरीत बहने वाली नदियां। अब भारत में नदियों का अपोहा तंत्र दो तरीके का पाया जाता है, एक तो हिमालय नदियों का अपोहा तंत्र है, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपोहा तंत्र है। हमने जो पिछला वीडियो भी रिकॉर्ड किया था वो कंप्लीट किया था, लेकिन अब क्या है, सबसे पहले आपको देखो सिंधु के बारे में बताया जाएगा, फिर ब्रह्मपुत्रा के बारे में बता दिया जाएगा, फिर गंगा के बारे में, है ना। इन तीनों को एक एक पार्ट्स में कवर कर देंगे, तो वीडियो की लेंथ भी थोड़ी छोटी रहेगी और चीजें आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा, और वीडियो आज ही रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। फिर आपका एक वीडियो रहेगा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत है आपका, वहां जो नदियों का फ्लो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक नदी के बारे में देखेंगे, और जो प्रश्न आपसे बने हैं वो भी सारे देख लेंगे और सब याद कर लेंगे, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो याद कर लेंगे, और मैप पर देखने वाली चीजें हैं उसको समझ लेंगे बहुत अच्छे से। चलो फिर आज की वीडियो में हम सिंधु नदी अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। भाई सिंधु नदी अपोहा तंत्र के बारे में, पहले तो सिंधु नदी के बारे में बेसिक सी जानकारी तो इतनी होगी ही ना, कि सिंधु के नाम पर ही आपका इंदु है ना, सिंधु को इंदु के रूप में बुलाया गया, जिसके आधार पर हमारा नाम इंडिया या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदू है ना, हिंदू के रूप में भी बोला गया। यहीं से आपके दोनों नाम आते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे इंडिया हो आपका। चलो ये तो बेसिक्स एकदम होते हैं जिनको बारे में आपको पता होता है। अब सिंधु नदी हमको यह समझना है कहां पर भाई इसका फ्लो हो रहा है, कहां बह रही है ना। कुछ चीजें हम पहले बेसिक सी चीजें हम समझ चुके हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीजें जब हम पहाड़ियां पढ़ रहे थे, जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, याद करिए वहां पर बहुत छोटी मोटी चीजें सिंधु नदी के बारे में एक ओवरव्यू यानी कि यह देख लिया था, इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए हमारी नदी यह बह रही है। लेकिन डिटेल से आज हम देखेंगे इसके पूरे अपोहा तंत्र के बारे में। क्या देखा था वहां पर हमने, याद करिए, वहां पर हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय की 3 रेंज थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद आया। और जास्कर और लद्दाख के मध्य से ही हमारी प्यारी सी नदी है सिंधु नदी बह रही थी, इतना हमने वहां पर देखा हुआ था, और बहते हुए पाकिस्तान को जा रही थी, ठीक है। तो यह चीजें तो हमें पता है। अब इतनी जब बेसिक सी जानकारी है हमें, तो हमें आज इसको डिटेल से पढ़ना है। और वहीं पर हमने एक स्योक नदी देखी थी, याद आया आपको, जब कराकोरम और लद्दाख, ठीक है, इन दो नदियों के मध्य से ही आपकी, इन दो रेंज के मध्य से आपकी नदी आ रही थी स्योक नदी। तो अभी डिटेल से इसको देखते हैं भाई आज। तो इसका उद्गम पहले पता होना चाहिए, किसी भी नदी को पढ़ेंगे उसके बारे में पहले हम देखेंगे उसका उद्गम और मुहाना। और यहाँ पर पहले हम नोट्स के माध्यम से आपको समझाए दे रहे हैं कि क्या, कहां पर इसका उद्गम है, कहां से उद्गम होता है, कहां इसका मुहाना है, और फिर इसको जब मैप पर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यह जो है आपकी तिब्बत के जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहां पर आपका एक ग्लेशियर है बोखरचू। कौन सा ग्लेशियर है, बोले बोखरचू ग्लेशियर है, जहां से यह नदी निकल रही है। तो उद्गम आपको याद रखना है, कुछ ही ग्लेशियर हमें याद रहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसे ग्लेशियर तो आपको याद ही होंगे, लेकिन सिंधु नदी का ग्लेशियर भी आपको याद रखना है। उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर, जहां से हमारी यह सिंधु नदी निकलती है और गिरती है कहां, अरब सागर में। अरब सागर में भी जो पाकिस्तान में तट है उसका नाम है अरकान तट, यानी कि अरकान तट पर ही यह अरब सागर में गिरती है जाकर के सिंधु नदी। यानी कि निकली कहां से, निकली बोले बोखरचू जो तिब्बत में स्थित है, और गिरी कहां पर जाकर के, गिरी यह अरब सागर में अरकान तट पर। यह हो गई बेसिक जानकारी सिंधु नदी के बारे में। फिर सिंधु नदी से एक प्रश्न बनाया जाता है उसकी सहायक नदियों को लेकर के। एक देखिए क्वेश्चन सहायक नदी से होता है, सीधा सीधा पूछता है कि निम्नलिखित में से यह किसकी सहायक नदी है। एग्जाम्पल के तौर पर पूछ देगा भाई स्योक जो है किसकी सहायक नदी है, तो मैप पर अभी सहायक नदियां सारी देखेंगे। दूसरा एक तरीका होता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दाएं तट की सहायक नदी है, या दाएं तट से आकर सिंधु मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है। तो बोले भाई एक कोई आपको तैयार कर लेना है, चाहे आप दाएं तट तैयार कर लो अच्छे से, चाहे बाएं तट का तैयार कर लो, जो आसान लगे आपको तैयार कर लेना है।
बोले भाई जब बाएं तट का तैयार होगा तो सिंधु का अगर आएगा दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है, तो हमें बाएं तट की यदि पता है तो भैया सिंधु की जब बाएं तट की आपको पता होगी तो दाएं तट की याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपको यह नाम तो पता होने चाहिए कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ समझते हैं एक एक करके। देखो आपको डिटेल से दे दिया गया है, पहले आपको जानकारी दी जा रही है, फिर उसको मैप पर आपको समझाया जाएगा सब कुछ। देखो दाएं तट से जो इसकी नदी है स्योक नदी, अभी पीछे समझाया गया कि स्योक नदी आपकी कराकोरम और लद्दाख रेंज से होती हुई आती है और सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। फिर आगे जब पीओके के क्षेत्र में पहुंचोगे तो वहां गिलगिट नदी आपको दिखेगी और फिर आप पाकिस्तान में एंट्री करोगे, वहां काबुल नदी आएगी, काबुल, कुर्रम और गोमल, यह तीनों नदियां आपकी पाकिस्तान में आकर के सिंधु में मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी आप समझ रहे हो जैसे नदी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जिस आधार पर नदी बह रही है ना, फेस आपको उसी साइड करना है और फिर आपको समझना है आपके दाएं हाथ से जो नदियां मिलेंगी वह दाएं तट से मिलने वाली नदियां कहलाएंगी, और जो आपकी बाएं तट से आकर मिलेंगी या बाएं हाथ पर मिलेंगी नदियां आकर, वो बाएं तट की नदियां कहलाएंगी। आप समझ में आया कि सिंधु नदी का फ्लो उसके आधार पर ही हम दाएं तट से और बाएं तट से मिलने वाली नदियां देखते हैं। अब सिंधु नदी हमारी जो बह रही थी वह लद्दाख और जास्कर से, तो जास्कर आप समझ रहे हैं बाएं हाथ पर ही है, तो भाई जास्कर जो नदी आएगी वह किस क्षेत्र से आएगी, बोले बाएं तट से ही तो आएगी। तो जास्कर जो है हमारी वो बाएं तट से मिलने वाली नदी है। और पंच नदी, यह पंच नदी कौन सी है, यही 5 नदियां आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनके बारे में अभी बहुत अच्छे से समझेंगे। यह इनके पंच नद हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बहुत आसान होती हैं तो आपको ये याद भी रहती हैं। चलो एक एक नदी को थोड़ा डिटेल से अब समझते हैं, इसकी जो पंच नदियों के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। पहली हमने देखी झेलम। भाई जो झेलम है यह कहां से निकल रही है, आपको बताना है यह जम्मू कश्मीर में ही जो पीर पंजाल रेंज है वहीं पर आपकी शेषनाग झील मौजूद है और इसी शेषनाग झील से इस झेलम नदी का उद्गम होता है और यह मिलती है किसमें, यह चिनाब नदी में जाकर के आगे विलय हो जाता है इसका। तो आपको उद्गम और मुहाना यह तो नदी का याद ही रखना है। तो यह अभी मैप पर जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई आप एक बात बताइए, आपने इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद यदि मैप पर बना भी लिया, और पीडीएफ इसीलिए दी जाती है, आपको पीडीएफ पहले रखनी है, पहले वीडियो को अच्छे से समझना है, पीडीएफ सामने रख करके फिर आपको क्या करना है, उस आउटलाइन मैप लेना है भारत का, और जिस आधार पर यहाँ बनाकर आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसे आपको खुद से बनाना है, ठीक है, वीडियो को देखते हुए। तो आपका 100% एकदम यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा कि झेलम नदी जो है यह शेषनाग झील से निकल रही है और पीर पंजाल रेंज के बारे में हमने पढ़ा हुआ था पीछे, तो भाई पीर पंजाल रेंज से ही आपकी यह नदी निकल रही होती है और चिनाब नदी में जाकर आगे मिल जाएगी। और इस पर देखिए कोई डैम बनाया गया है क्या, और प्रश्न क्या बनते हैं झेलम नदी से, तो इस पर एक डैम बना मंगला डैम। एक तो मंगला डैम के बारे में पूछता है, दूसरा इस पर कुछ परियोजनाएं जो चल रही हैं। प्रश्न बनाता है कि भाई तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर चल रही है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनता है, तभी आप फैक्ट याद भी रख पाओगे और उसका एक तरीका बनाओगे याद करने का, अन्यथा तो आप पढ़ते रहो फिर। देखो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये लगातार कई बार रिपीट हुई हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको यह याद रखना है किस नदी पर है, तो तुलबुल और उरी दोनों ही परियोजनाएं झेलम नदी पर हैं। तो झेलम को देखो याद करने का तरीका आपको कुछ बना लेना है, झेलम से आपको बनाना है झेल जाना, ठीक है। झेल जाओगे, कब झेलोगे, देखो एक तो आपको बताना है कि मंगल को अगर आपने कुछ भी नॉनवेज खा लिया, भाई मंगल को अगर आपने नॉनवेज खा लिया तो बोलते हैं ना कि आप झेल जाओगे, तो झेलम से आपका हो गया झेल जाओगे, हो गया झेलम से हो गया उसका झेल जाओ, और मंगल से हो गया आपका मंगला डैम। तो डैम हमने क्लियर तरीके से बना लिया, उसका तरीका कि झेलम से ही होगा मंगला डैम। फिर तुलबुल और उरी का कैसे बनाओगे, बोले भाई ज्यादा चुलबुल अगर चुलबुली करोगे, ठीक है, चुलबुली करोगे तो फिर उरी जैसा अटैक आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ज्यादा चुलबुल की, इसलिए उसको उरी जैसा अटैक झेलना पड़ा। तो झेलना से आपने बताया झेलम नदी और चुलबुल से आपने बताया तुलबुल, और तुलबुल के बाद उरी जैसा अटैक हुआ, आपको यह तो पता है, हर कोई उरी अटैक के बारे में जानता है। तो उरी आपने बता दिया, उरी परियोजना। तो 2 परियोजनाएं हमारी झेलम से तैयार हो गई। अब चुलबुल और उरी पूछेगा तो किस नदी पर है, आपको बताना है झेलम नदी पर है। इस तरीके के कुछ तरीके अगर आप बनाओगे कनेक्ट करने के लिए, तभी आपको एग्जाम तक याद रहेगा, वरना वहां जब पूछ देगा ना कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, ऑप्शन में झेलम भी होगा, चिनाब भी होगा, रावी भी होगा। अब तुलबुल से आपको चुलबुल अगर याद होगा, चुलबुली ज्यादा की इसलिए उरी जैसा झेलना पड़ा, चुलबुली झेलना पड़ा मतलब झेलम नदी होगा, तो आप चिनाब और रावी ये सब कट कर दोगे और सीधे झेलम टिक लगाओगे, है ना। इसकी एक सहायक नदी भी है किशन गंगा, और यही किशन गंगा आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इसको ही नीलम नदी भी बोला जाता है। अब पूछा जाए ना नीलम नदी किसको बोलते हैं, तो झेलम की ही सहायक नदी है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के रूप में जाना जाता है। तो झेलम से इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। बाकी झेलम नदी से 1-2 क्वेश्चंस जो आते हैं वो पीछे कराए गए हैं, याद करो क्या था। जब झेलम नदी बताया गया था कि वूलर झील से होते हुए बहती है और जम्मू कश्मीर में यह अपने साथ
हिम नदी निक्षेप लेकर आती है, जिसके कारण वहां करेबा का निर्माण होता है। और इसी करेबा में आपका केसर उत्पादन बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह जिस भूमि का निर्माण करती है या लेकर आती है उसमें केसर उत्पादन बहुत अधिक होता है। एक क्षेत्र आपको बताया गया था पैम्पोर, जहां पर केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है और निर्यात बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो याद आया, सारे ये तरीके आपको पीछे भी कवर कराए गए हैं। पीछे अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया, रिवाइज नहीं करोगे ना भाई, तो बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि झेलम नदी से और रिलेटेड जो क्वेश्चन है पीछे कवर कराए गए और नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ कवर कराए जा रहे हैं। और इसी से लिंक करते हुए देखिए आगे बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे। तो अब क्लियर हुआ होगा झेलम नदी के बारे में। चिनाब नदी के बारे में समझते हैं। तो चिनाब नदी जो है, या समझिए जब चिनाब बनने से पहले यह दो शाखाओं के रूप में आती है, चंद्रा और भागा। और हिमाचल में ही टंडी जगह है जहां पर चंद्रा और भागा आपस में मिलती हैं और फिर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो बोले भाई उद्गम कहां से होता है? उद्गम आपका चंद्रा और भागा नदियों से होता है। और चंद्रा और भागा नदियों के बारे में भी याद रखना है, यह आपकी किस दर्रे के पास से आती है? बाड़ा लाचाला दर्रा। यह भी पढ़ाया गया पीछे, और इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ बाड़ा लाचाला दर्रे के बारे में। अगर पीछे नहीं पढ़ा है, जाना हिमालय देखना। हिमालय में आपको इस सारे दर्रे बहुत अच्छे से कराए गए हैं, चाहे वह ग्रेट हिमालय के दर्रे हो, चाहे वो आपके लघु हिमालय के हो, चाहे आपके ट्रांस हिमालय के दर्रे हो। तो चंद्रा भागा जो है आपकी बाड़ा लाचाला दर्रे से होते हुए आती है और हिमाचल प्रदेश में जब आकर मिल जाती है तो चिनाब नदी का निर्माण कराती है। और इसका विलय आपका सिंधु नदी में जाकर ही इसका विलय हो जाता है। साथ ही साथ चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। या देखिए प्रश्न बना है आपका, इसको अभी मैप पर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। और चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं चालू की गई हैं वह आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनता है भाई बगलिहार और सलाल और दुलहस्ती, यह तीन प्रमुख परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आप देखेंगे बार बार रिपीट होती हैं, चाहे आरओ का एग्जाम हो चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। तो आपको कैसे याद रखना है भाई? चिनाब से आपको चीन निकाल लेना है, ठीक है। चिनाब का चीन निकाला, और चीन से आपको पता होना चाहिए जब हार हुई हमारी, तो हमारे यहाँ की जितनी हस्ती थी ना, भारत की जितनी हस्ती थी, सब गुस्से से लाल थी। बस हो गई ट्रिक आपकी, और हो गया तरीका आपका परियोजनाओं पर। चीन से आपका चिनाब हो गया, और हमारी हार हुई थी ना, आप जानते हो ना, जो हमारा 62 का युद्ध हुआ था चीन के साथ, वहां हमारी हार हुई थी चीन से। तो चीन से हार से हमने बनाया बगलिहार को, बगलिहार से हमने हार को बना लिया, और जितनी हस्ती से हमने बनाया दुलहस्ती को, ठीक है। जितनी भारत की हस्ती थी वह गुस्से से क्या थी? लाल थी। तो लाल से हो गया आपका सलाल। सारे देखो याद हो गए आपकी परियोजनाएं। चिनाब नदी पर अब पूछेगा, बगलिहार पूछेगा, या सलाल पूछेगा, या दुलहस्ती पूछेगा, तो हमें याद आ जाएगा हमने चीन से रिलेटेड एक कोई ट्रिक बनाई हुई थी, और चीन से जो युद्ध हुआ था वहां पर हमारी हार हुई थी, ये तो सबको पता है। और उसके बाद हमारी जितनी हस्ती थी पूरी लाल थी, ठीक है, गुस्से से। चलो अगली नदी कौन सी है? अगली है हमारी रावी नदी। बोले रावी नदी जो है यह रोहतांग दर्रे से होते हुए आती है, और आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में ही आपकी चंबा वैली जो है, चंबा घाटी पीछे पड़ी थी, यहीं से होती हुई जो नदी प्रवाहित होती दिखाई देगी, बहती हुई खूबसूरत सी नदी, वही रावी नदी कहलाती है। और रावी नदी जाकर आगे यह भी चिनाब नदी में मिल जाती है। तो बोले हमें क्लियर तरीके से समझ में आया, यहाँ चिनाब नदी में आकर के एक तो ऊपर से झेलम नदी मिल रही थी, और साउथ से आपकी रावी नदी जाकर मिलती है। तो ठीक है, तो यह क्लियर तरीके से हो गया होगा आपका कि रावी नदी किसकी सहायक नदी है? बोले यह भी झेलम की है, सॉरी चिनाब की है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? यह भी चिनाब की है। फिर इस पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, यह चमेरा और थीन परियोजना को ही रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। तो यह याद रखिएगा कि रवि जो है ना, रवि को आपको रवि से याद करना है। रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो बोले रवि को जो कहे मेरा है, तो आपको बताना है बहुत थीन मानसिकता वाला होगा। थीन मतलब आप समझते हो ना, बहुत पतली मानसिकता वाला, मतलब कमजोर मानसिकता वाला होगा। तो मेरा है जो बोले वह थीन मानसिकता वाला। क्यों? क्योंकि रवि मेरा नहीं है। रवि किसका है भाई? रवि तो सबका है ना। सूर्य मेरा थोड़ी है, सूर्य बोले सबका है। तो इसीलिए रवि से हमने याद किया, मेरा से बनाया चमेरा को, और थीन से बनाया आपका थीन मानसिकता से बनाया थीन को। तो इस तरीके से ही कुछ तरीका बनाना है आपको, जिससे आपको याद रहे कि रवि नदी पर ही आपकी चमेरा और थीन, यह दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। रवि के बाद अगली नदी आती है व्यास नदी। व्यास नदी के बारे में पता होना चाहिए, यह भी रोहतांग दर्रे के पास से ही आपकी निकलती है। रोहतांग दर्रे के ही पास से आपकी व्यास नदी का उद्गम होता है, और व्यास नदी का उद्गम होने के साथ यह मिलती है सतलज में जाकर के। सतलज में ही जाकर इसका विलय हो जाएगा, अभी मैप में देखेंगे। और यह क्वेश्चन क्या बनता है व्यास नदी से? व्यास नदी से प्रश्न बनता है कि यह जितनी पंचनद नदियां हैं ना, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, उनमें एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। अभी क्लियर तरीके से इसको मैप पर देखेंगे कि क्या केवल यह भारत में ही बह रही है, ऐसी सही बात है या? फिर एक डैम है आपका हरिके बैराज। बोले हरिके बैराज आप समझिए कि व्यास नदी जहां पर सतलज में जाकर मिलती है, तो सतलज में जाकर के जहां पर व्यास नदी मिलेगी वहीं पर एक डैम बनाया गया है, क्योंकि दो नदियों का प्रवाह हो रहा है, दो नदियां आकर मिल रही हैं, तो जल तो पर्याप्त मात्रा में होगा, इसलिए एक डैम का निर्माण किया गया जिससे एक नहर निकाली गई,
जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर भी बोली जाती है, जिसे इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की एक जीवन रेखा है, क्योंकि जल की आपूर्ति के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है यह इंदिरा गांधी नहर। और यह इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? बोले हरिके बैराज डैम से ही निकाली गई। और हरिके बैराज डैम कहाँ बनाया गया? बोले हरिके बैराज डैम वहां पर बनाया गया जहां सतलज से आकर के यह ब्यास नदी मिलती है। याद कैसे रखोगे भाई? ब्यास जो वेद व्यास से याद कर लो, और वेद व्यास जी हरिके तो थे ही, है ना, थे ना हरिके, तो वेद व्यास से ब्यास नदी और हरिके से हरिके बैराज हो गया। चलो फिर भाई, ब्यास नदी क्लियर हुई, तो अब सतलज नदी देख लेते हैं, यह अंतिम नदी है। उसके बाद मैप पर देख लेंगे और सिंधु नदी अपवाह तंत्र आपका हो जाएगा क्लियर। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सतलज नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, यह भी तिब्बत से आती है और तिब्बत के राक्षस ताल से, राक्षस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल झील भी बोलते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। और यह सिंधु नदी में जाकर आखिरी में विलय हो जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए झेलम नदी और सतलज नदी, कुछ बोलते हैं भाई झेलम सहायक नदी होती है सतलज की और सतलज अंततः मिल जाती है, कुछ बोलते हैं सतलज, क्योंकि यह समझिए आपका जो सहायक नदियों के आधार पर आगे नदी का नामकरण कैसे होता है भाई। कोई नदी मान लीजिए आकर के, रावी नदी आकर के मान लीजिएगा भाई झेलम में, चिनाब में मिल गई आकर के, फिर यह आगे नदी रावी क्यों नहीं कहलाई? आप बताइए, यह चिनाब ही क्यों कहलाई? उसका कारण होता है, देखा जाता है कि इन दोनों नदियों में किस नदी की चौड़ाई ज्यादा है, मतलब कौन सी नदी ज्यादा जल लेकर आ रही है, और दूसरी गहराई किसकी ज्यादा है। तो जिसकी गहराई अधिक होती है और जो ज्यादा जल धारण की होती है, उसी आधार पर आगे जो एक शाखा बनती है उसका नामकरण किया जाता है। आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये सहायक नदियां मिलने के बाद में एक नदी को ही नाम क्यों दिया जाता है, दूसरी वाली नदी को नाम क्यों नहीं दिया जाता है। तो यह क्लियर हो गया अब आज आपको कि क्यों नामकरण किया जाता है, कि जैसे रावी नदी आकर के अगर चिनाब में मिल रही है तो आगे की शाखा रावी क्यों नहीं कहलाई भाई, चिनाब क्यों कहलाई। तो आपको यह आज क्लियर हो गया होगा। तो इसी आधार पर देखो झेलम और सतलज में क्यों विवाद होता है, क्योंकि झेलम और सतलज की जो चौड़ाई है या गहराई लगभग समान होती है। इसी कारण से आपको यह समझना है कि सतलज नदी जो है यह सिंधु नदी में विलय होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। एक प्रश्न बनता है कि सिपकले दर्रे से, जो आप समझिए हिमाचल का दर्रा है आपका सिपकिला दर्रा, पीछे हमने पढ़ा भी था कि शिमला से, याद करिए शी से हमने कनेक्ट किया था सिपकिला को, शिमला से अगर हमें तिब्बत जाना है तो भैया शिमला से तिब्बत जाने के लिए रास्ता दे रहा था सिपकिला दर्रा, और इसी रास्ते से ही एक नदी निकल रही होगी जो भारत में प्रवेश कर रही होगी, वह कहलाएगी सतलज नदी। अभी मैप पर देखेंगे हम। और इसी पर भाखड़ा नागल परियोजना चलाई जा रही है। सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल। सतलज आप जानते हैं पंजाब में बहती है, ठीक है, और पंजाब में भांगड़ा याद रखना है, भांगड़ा से ही आपका भाखड़ा नागल याद हो जाएगा। तो यह सारे देखो फैक्ट क्लियर हो गए। जो याद कराने वाली चीजें थी, परियोजनाएं वगैरह हैं जैसे आपको याद रहनी चाहिए, वो तो देखो ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से याद करा दी गई। अब जो उद्गम, मुहाना, सहायक नदियां, यह सारी चीजें हैं, यह मैप पर जब आप देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको सिंधु नदी तंत्र से जितने प्रश्न आएंगे करके देख लेना, एक भी अगर बाहर जाए तो आप बताना फिर। चलो सबसे पहले कौन सी नदी देखी थी हमने? सबसे पहले सिंधु नदी देखी थी। तो सिंधु नदी को हमने सर्कल किया और वहां समझे हम भाई कि सिंधु नदी कहां से निकल रही है। बोले सिंधु नदी, या देखिए सर्कल करते हुए यहाँ पर चीजें बताई जाएंगी, थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, और यह लोकेशन बहुत क्लियर तरीके से आपको मैप पर ही नजर रखनी है अपनी, ठीक है, तभी याद होगा आपको। तो और क्लियर भी हो जाएगा, आपको सारी लोकेशंस क्लियर हो जाएंगी, तो नदियों पर कंफ्यूजन सारे खत्म। तो सिंधु नदी देखिए, यह हिमनद एक आपका ग्लेशियर जो दिखाया जा रहा है, यह ग्लेशियर तिब्बत आपका क्षेत्र है, पीछे हम देख चुके हैं। और इस ग्लेशियर का क्या नाम है? बोले इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू हिमनद। तो बोखरचू हिमनद से होती हुई आपकी बहती हुई जा रही है यह सिंधु नदी। और सिंधु नदी आपको देखिए रेंज भी पता है कहां पर बह रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच आपकी बह रही है। और ऊपर से देखिए यह श्योक नदी आ रही है, याद आया आपको? कराकोरम और लद्दाख के मध्य से श्योक नदी आ रही है। और श्योक नदी जो है किस ग्लेशियर से आ रही है? बोले यह रियो ग्लेशियर से होती हुई आ रही है। तो श्योक नदी का क्लियर हुआ, रियो ग्लेशियर से आती हुई यह सिंधु में मिल रही है आकर के। और श्योक की भी एक सहायक नदी पूछ लेता है भाई, नुब्रा। नुब्रा आपको जब ग्लेशियर पढ़ाए गए थे ट्रांस हिमालय के, तो वहां सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाया गया था, सबसे पूर्वी जो ग्लेशियर था वही सियाचिन ग्लेशियर से आपका नुब्रा नदी का उद्गम होता है। तो यह नुब्रा नदी अपने आप में आप बताएंगे कि श्योक की सहायक नदी है, और श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है। तो देखो सारी चीजें आपको मैप पर दिखाई जा रही हैं ताकि और बहुत एकदम स्पष्ट हो जाए सारी चीजें। तो सियाचिन से अपनी नुब्रा नदी आ रही है और रियो ग्लेशियर से अपनी श्योक नदी आ रही है। और अपनी सिंधु नदी कहां से आ रही है? बोले भाई बोखरचू से आ रही है। आगे बढ़ती हुई देखिए यह लद्दाख के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और गिलगिट आपको बताया गया था, अगली जो दाएं तट की सहायक नदी है वह गिलगिट है। और गिलगिट आप जानते हैं बहुत विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य, क्योंकि पीओके क्षेत्र में यह क्षेत्र पड़ता है ना, पीओके क्षेत्र के बॉर्डर पर है। तो यही इस क्षेत्र से बहने वाली नदी का नाम गिलगिट रखा गया। और यह गिलगिट जो है आपकी यही पीओके की बाउंड्री पर ही मिल जाती है आकर के सिंधु में। तो यह भी दाएं तट से ही आएगी। फिर देखिए यहाँ पर आपकी
गॉर्ज बनाती है नदी, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों से बहुत ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरती है, तो सबसे गहरा, क्योंकि ऊपर से बहुत तेजी से फ्लो नीचे होगा तो गड्ढा बनाएगी, और उसी गड्ढा बनाती है जो संरचना, उसको ही गॉर्ज बोला जाता है। याद करिए पीछे बताया गया था सिंधु नदी के द्वारा बुंजी गॉर्ज बनाया जाता है, इसी गॉर्ज का नाम क्या है, बुंजी गॉर्ज, और यह भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है। और यह गॉर्ज कहां पर बन रहा है, आज क्लियर हो गया होगा आपको। तो बुंजी गॉर्ज सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है। फिर आगे जब यह पाकिस्तान में एंट्री करती है ना, तो पाकिस्तान में सबसे पहले इसको काबुल मिलती है करके। काबुल आप जानते हैं ना, अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्रवाहित होती है नदी, इसलिए इसका नाम काबुल नदी होता है। अब काबुल नदी के बाद दो नदियां और देखी हमने, कुर्रम और गोमल, ये कहां पर होती हैं, प्रवाहित होती है, कहां से आ रही भाई, सुलेमान पहाड़ियां हम जानते हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में मौजूद हैं सुलेमान पहाड़ियां, उन पहाड़ियों से होती हुई नदियों का प्रवाह होता है, एक आपकी कुर्रम, दूसरी गोमल, और यह नदियां आकर के पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती हैं। फिर सिंधु देखिए प्रवाहित होती हुई आगे जब अरब सागर में गिरती है, तो वही जब फ्लो होता है आपका मुहाना जो मौजूद है उस पर अरकान तट, जो यह तट है पाकिस्तान का, यह अरकान तट के रूप में जाना जाता है। तो सिंधु नदी के बारे में हमने समझ लिया कि कहां से यह प्रवाहित होती है और किस तरीके से आगे बढ़ती हुई इसमें सहायक नदियां मिलती हैं, और कहां यह गिर जाती है जाकर अंततः अरब सागर में, जो अरकान तट के रूप में जाना जाता है पाकिस्तान का तट, वहां पर सिंधु नदी का मुहाना मौजूद है। अब भाई हमने दाएं तट की नदियां देख ली थी, बाएं तट की हमें नदियां समझनी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहली थी जास्कर, बोले जास्कर रेंज ही जब दक्षिण में है तो नदी भी कहां से आ रही होगी, बोले नदी भी बाएं तट से ही आ रही होगी, तो जास्कर नदी हमने देख ली कहां पर मौजूद है। फिर पंचनद देखी थी, पंचनद में सबसे पहली थी हमारी झेलम, फिर थी चिनाब, तीसरी थी रावी, चौथी आपकी व्यास थी, पांचवी कौन सी थी, सतलज थी। इन पांचों नदियों को एक एक करके आओ देखते हैं कहां से निकल रही हैं और कहां पर इनकी लोकेशन है। तो देखो यह आपका लद्दाख का क्षेत्र से आप नीचे बढ़े तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आए, और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ही यहाँ पर हमने लघु हिमालय की पीर पंजाल रेंज पढ़ी थी बोले याद है, हाँ बिल्कुल याद है। और पीर पंजाल रेंज पर ही मौजूद है आपकी शेषनाग झील, वह शेषनाग झील भी हमें दिखाई दे गई है। अब शेषनाग झील से ही आपकी नदी निकल रही है झेलम, बोले ठीक है, झेलम नदी आगे निकलती हुई और चिनाब में मिल जाती है जाकर के, यह हमने पढ़ा था भाई, तो यहाँ देखो क्लियर हो गया यहाँ से। तो यह झेलम नदी आप देख रहे हैं, यही चिनाब में मिल रही है जाकर के, और यहाँ इसी नदी पर परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तुलबुल और उरी, यह हमने पीछे याद कर लिया है। फिर आगे बढ़े तो आगे हमें चिनाब नदी दिखाई दी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है सिंधु की। चिनाब नदी के बारे में हमने जाना था कि चंद्रा और भागा के रूप में, देखो दो शाखाएं यहाँ दिखाई दे रही होंगी, चंद्रा और भागा, ध्यान से देखिए, चंद्रा और भागा दो शाखाएं दिखाई दे रही हैं, और हिमाचल प्रदेश में तंडी जो जगह है यहाँ पर आकर दोनों शाखाएं मिलेंगी, और बड़ा लचाला दर्रे के क्षेत्र से ही होती हुई ये नदियां आ रही हैं। बड़ा लचाला दर्रा के बारे में जानना है, जाओ पीछे पढ़ो जाकर के हिमालय के बारे में, वहां बहुत डिटेल से बताया गया है। फिर यह नदियां जब तंडी नामक क्षेत्र पर जब मिलेंगी तो फिर इस शाखा का नाम चिनाब नदी हो जाता है। फिर चिनाब नदी आप समझिए हिमाचल से होती हुई आगे जम्मू कश्मीर, फिर आगे आप देखिएगा सिंधु नदी में अंततः जाकर के यह मिल जाती है चिनाब नदी। तो यहां से क्लियर हुआ होगा चिनाब नदी के बारे में। और चिनाब नदी पर जो आपको बताया गया था जितनी परियोजनाएं हैं वो सारी समझा दी गई थी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वह तो आपको दिख ही रहा होगा मैप पर। और कौन सी परियोजनाएं थी आप बताइए, चीन से इसको कनेक्ट करके बताया गया था, हार, हस्ती, लाल, याद आया, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। ठीक, देखो मुझे तो याद हो गई है, आपको भी याद हो जाएंगी, कैसे, जब आप इसको बार बार रिवाइज कर लोगे तभी आपको याद हो सकती है। फिर अगली थी आपकी भाई रावी नदी, रावी भी हमारी चिनाब की ही सहायक नदी है। अब रावी नदी हमने आगे पढ़ा, और रावी नदी के बारे में बताया गया था कि यह आपकी, बताइए याद करिए, हिमाचल प्रदेश में आपकी चंबा वैली है उससे होते हुए बहती है, और बहुत खूबसूरत नदी है क्योंकि चंबा वैली बहुत खूबसूरत है, और यह आगे चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो हमने यह भी समझ लिया रावी नदी के बारे में। इस पर जो परियोजनाएं थी वह आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका परियोजनाओं से खूब पूछा जाता है। बोले दो परियोजनाएं थी इस पर, कौन कौन सी थी, बोले मेरा और थिन, यानी कि रवि से हमने बनाया था मेरा और थिन, चमेरा और थिन, दो परियोजनाएं थी, और थिन परियोजना को ही रणजीत सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट तो याद करने हैं, इतने मिनिमम फैक्ट तो आपको बताए जा रहे हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। फिर आता है व्यास, भाई व्यास नदी हमने बताया, देखो व्यास नदी का जो उद्गम है वह भी भारत में है, और जो इसका मुहाना है सतलज नदी में आकर के जो मिल रही है वह भी भारत में ही है। आप ध्यान से देखिए, पंजाब के क्षेत्र में ही यह सतलज नदी में मिल जाती है। यहीं पर आपको बताया गया था हरिके बैराज बनाया गया था, और इसी हरिके बैराज से देखिए एक नहर निकाली गई थी, इंदिरा नहर के रूप में जो जानी जाती है, और यह राजस्थान के लिए जीवन रेखा है। ठीक है, तो व्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है जो मात्र भारत में ही बहती है, वही पंचनद में से। पंचनद कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक तो आपको एकदम याद कर लेनी, कंठस्थ होनी चाहिए पांचों पंचनद। ठीक, तो व्यास नदी से यहां से क्लियर हो गया होगा जो क्वेश्चन आपका बनता है। फिर देखो राक्षस ताल,
भाई राक्षस ताल से कौन सी नदी निकल रही थी? तिब्बत में ही आपका, याद करिए, यहीं पर मानसरोवर झील है, उसी के पास आपका बोखरचू है और वहीं पर आपका राक्षस ताल मौजूद है। और राक्षस ताल से ही आपकी सतलज नदी निकलती है। तिब्बत के ही क्षेत्र से सतलज नदी आ रही है, लेकिन यह भारत में एंट्री कैसे करेगी? यहाँ तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। बोले एक यहाँ पर दर्रा मौजूद था जिसका नाम था सिपकिला दर्रा। तो इसी सिपकिले दर्रे से ही होती हुई आपकी कौन सी नदी एंट्री करती है भारत में? तो बोले हिमाचल प्रदेश से ही यही नदी आपकी जब दिखाई देगी तो एंट्री करती हुई सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी दिखाई देगी। और यही सतलज नदी में आगे ब्यास नदी मिल जाएगी आकर के पंजाब में। फिर यह सतलज नदी अंततः जो है सिंधु में जाकर मिल जाती है। अब सतलज नदी से ही इतने ही प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ही एक डैम बनाया गया है, भाखड़ा नागल डैम। तो वह किस नदी पर है? बोले इसी सतलज नदी पर ही है। तो इतने ही प्रश्न आपके जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है यहाँ से पूछे जाते हैं। और इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फालतू के फैक्ट आप याद करोगे। इतने ही फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और सारे देखो परियोजनाएं तरीकों से याद कर लो, ट्रिक्स बनाकर याद कर लो। और मैप पर जो लोकेशन आपको दिखाई गई है सिंधु नदी तंत्र की, अपवाह तंत्र की, वह लोकेशन आपको पहले तो खुद से सुनना है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। पीडीएफ पहले तो आपको यहाँ साथ में देखना है वीडियो में ही, फिर आपको जब पीडीएफ मिल जाए तो वहां से आपको रिवाइज करना है और फिर पॉलिटिकल मैप आपको खुद से आउटलाइन मैप लेना है और वैसे ही भरना है जैसे यहाँ पर आपको सिखाया गया है। चलिए सिंधु नदी तंत्र यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और फिर आपको देखिए गंगा नदी तंत्र बताया जाएगा, फिर ब्रह्मपुत्र। पहले वीडियो को शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र के पूर्व की स्थिति, मतलब जब गंगा नदी बनती है, गंगा नामकरण पड़ता है, उसके पहले नदियों के बारे में समझेंगे, किस तरीके से नदियों का संगम होता है और कौन कौन सी धाराओं के मिलने से अंततः देवप्रयाग में कैसे वह गंगा नदी कहलाती है। यह अध्ययन करना बहुत जरूरी है और इस भाग से आपके प्रश्न भी खूब बनाए जाते हैं। तो दो भागों में अध्ययन करेंगे, गंगा नामकरण से बनने के पहले की स्थिति, फिर गंगा नामकरण पड़ने के बाद की स्थिति। तो चलो देखते हैं भाई गंगा जब नाम पड़ता है उसके पहले क्या क्या घटित होता है गंगा नदी के साथ। तो हम समझेंगे, हम यह जानते हैं, नॉर्मली किसी से भी पूछो गंगा नदी कहां से निकलती है, हर कोई बताता है कि गंगोत्री से निकलती है, जबकि वास्तविक रूप में हमें आज समझना है कि गंगोत्री से जो उद्गम हो रहा है वह आपकी भागीरथी का हो रहा है। फिर भाई भागीरथी नदी का हो तो रहा है, इसके पहले कौन कौन सी नदियां आ रही हैं जहां आकर यह भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो इसके पहले समझना है हमें कि जो बद्रीनाथ है आपका, बद्रीनाथ आप सभी घूमने जाते हैं, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यहाँ पर समझना है कि बद्रीनाथ के निकट ही आपका एक ग्लेशियर है सतोपथ। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपथ ग्लेशियर। और सतोपथ ग्लेशियर से ही आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। अभी याद कर लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी, पहले यहाँ पर समझना है चीजों को। तो सतोपथ जो आपका ग्लेशियर है, यहां से एक धारा निकलती है अलकनंदा, ठीक है। यह अलकनंदा जब प्रवाहित होती हुई आगे आती है तो इसमें धौली गंगा नदी आपकी मिल जाती है। धौली गंगा जो है इसको विष्णु प्रयाग पर मिलती है। तो यह हमें समझ में आया। फिर आगे यह नदी अलकनंदा के रूप में ही आगे बढ़ती है। बोले फिर भाई धौली गंगा के रूप में क्यों नहीं, अलकनंदा के रूप में क्यों? तो आपको समझना होगा, पीछे भी बताया गया था जब आपको सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया गया था, तो जो नदी आपकी चौड़ी होती है अर्थात ज्यादा जल लेकर चलती है, साथ ही जिसकी गहराई अधिक होती है, उसी के नाम पर जलधारा का नाम पड़ता है। तो अलकनंदा के नाम से ही आगे भी यह नदी जानी जाएगी। तो यह अलकनंदा जब सतोपथ हिमानी से होती हुई आगे बढ़ेगी, फिर विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा आकर मिलेगी तो आगे यह अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। पुनः इसको नंद प्रयाग, जो नंद प्रयाग स्थान है, यहाँ पर आकर आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। तो सबसे पहले इसको धौली गंगा मिलती है, फिर आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? तो नंदाकिनी का मिलन होता है नंद प्रयाग पर। और नंद प्रयाग से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो कर्ण प्रयाग स्थान पर इसमें पिंडार नदी आकर मिल रही है। हम यह देख रहे हैं गंगा नदी बनने से पहले इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं और संगमों को लेकर के देखिए आपसे प्रश्न भी बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं भी ये समझाया जाएगा, पहले यह समझ लो। तो कर्ण प्रयाग पर आपकी पिंडार नदी मिल रही है। अब भाई पिंडार नदी आपकी कर्ण प्रयाग पर मिलती है तो आगे फिर बढ़ती है, और आगे जैसे ही यह अलकनंदा नदी बढ़ेगी तो दाहिनी तरफ से आपकी मंदाकिनी नदी आ रही होती है, और मंदाकिनी नदी के तट पर ही आपका केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ तो हर कोई जाता है घूमने, और केदारनाथ पूछा जाए किस नदी के तट पर है तो आपको बताना है मंदाकिनी नदी के तट पर है। और यह मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। और यह चाहे मंदाकिनी हो, चाहे पिंडार हो, चाहे नंदाकिनी हो, इन सभी में जल ग्रहण क्षमता अलकनंदा से अधिक नहीं है, ना इसकी गहराई अधिक है। इसीलिए यह पूरी मुख्य जो जलधारा है वह अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। तो फिर भाई अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग जो स्थान है यहाँ पर आकर भागीरथी मिलती है। अब हमने देखा कि अलकनंदा और भागीरथी लगभग ये समरूप हैं एक तरीके से, चाहे वह गहराई के स्तर पर हो, चाहे जल धारण करने की क्षमता के स्तर पर हो। इसी के बाद से आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में जो देवप्रयाग स्थान है वहां से यह गंगा नदी कहलाती है।
फिर आगे हरिद्वार में जब पहुंचती है, आपको पता होना चाहिए यहीं पर हरिद्वार स्थित है, तो हरिद्वार में यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, आप भी नाम सुनते हैं। तो आप समझे भागीरथी जो है वास्तविक रूप से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो आपसे पूछा जाए अब गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है जो अलकनंदा में देवप्रयाग पर मिलती है। तो इतना सब आपको कथा कहानी सुनाई गई है और इसको आप समझेंगे हम कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। एक देखो प्रश्न आपसे बनाया जाता है कि जो ये आपके प्रयाग दिख रहे हैं ना, जहां पर आकर के जो इनकी सहायक नदियां हैं वह मिल रही हैं, तो एक प्रयागों के स्तर पर क्वेश्चन बनता है भाई नॉर्थ से साउथ की ओर, इनको आ जाएगा क्रम लगाने के लिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरीके के 4 प्रयाग आपके ऑप्शन में होंगे और फिर पूछा जाएगा भाई आप क्रम लगाइए इनका। तो आपको क्रम कैसे लगाना है उसके लिए देखो एक तरीका बताया जा रहा है। आपको यह तो पता होगा कि पहले आपके विष्णु भगवान आते हैं, ठीक है, और विष्णु भगवान के ही आपके एक रूप होते हैं नंदलाल, ठीक है, जो आपके कृष्ण भगवान हैं विष्णु का ही एक रूप होते हैं। तो हमने देखा विष्णु भगवान आए, फिर इनके एक स्वरूप हुए नंदलाल, और नंदलाल आप जानते हैं कि नंदलाल जो थे हमारे कृष्ण भगवान थे, ये महाभारत में कर्ण के साथ क्या था, कर्ण के साथ इनका 1 to 1 चलता था, बोले हाँ चलता था। तो नंदलाल से कर्ण क्या रहते थे, बोले नंदलाल से जो कर्ण थे आपके रुद्र रहते थे। तो हमने बोला भाई रुद्र मतलब होता है गुस्सा, जानते हो ना आप। तो विष्णु भगवान के ही रूप थे नंदलाल, और नंदलाल का कर्ण से आप जानते हैं महाभारत में चलता था, कर्ण क्या रहते थे, रुद्र रहते थे। और जब रुद्र हुए, आपको पता है कि कर्ण से रुद्र रहते थे नंदलाल नहीं रुद्र रहते थे, नंदलाल से कर्ण आपके रुद्र रहते थे। फिर भाई नंदलाल को क्या करना पड़ा था, अंततः उन्हें अपना देव रूप दिखाना पड़ा था, है ना। यह पूरी कहानी आप समझिए, और कहानी के साथ ही आपको यह ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। नॉर्थ टू साउथ अब आपसे प्रयाग लगाने को आएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में विष्णु आएगा, विष्णु के बाद आपको उनका ही एक स्वरूप नंद का आएगा, है ना। और नंद का आपको बताना है कि नंद का जो विवाद था ना कर्ण के साथ, उसी के आधार पर हमने ट्रिक बना ली। तो नंद से कर्ण जो थे आपके रुद्र रहते थे, और फिर अंततः उन्हें किसको, नंदलाल को देव रूप अपना दिखाना पड़ा। तो इस आधार पर ही हमें यह तरीका याद रखना है, ताकि हमें नॉर्थ टू साउथ जो है हमें प्रयाग सारे याद रहें। अब प्रयागों के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, दूसरा तरीका क्या है भाई पूछने का, दूसरा पूछता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है, नंद प्रयाग में कौन सी नदी। तो भाई नंद प्रयाग में बहुत आसान है, नंद के आधार पर ही नदी का भी नाम है नंदाकिनी, तो यहाँ तो याद करना नहीं है, यह तो याद हो गया। और कर्ण का भी बहुत आसान है, जैसे कर्ण जो थे आपके, जब पांडव थे, पांडव से आपने पिंड याद कर लिया, ठीक, कर्ण का पिंड से ही, पांडव से ही आपका टकराव था, पांडव से आपने पिंड को याद कर लिया, तो पिंडार हो गया, ठीक। अब आता है रुद्र, भाई रुद्र प्रयाग में भी आसान है थोड़ा याद करना कि रुद्र में आकर के कौन सी नदी मिलती है, तो रुद्र में आकर के आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। आप कुछ नहीं जानते होगे तो एक बात बताइए, मंदाकिनी नदी के तट पर ही आपका कौन सा है, केदारनाथ। अब एक बात बताओ यार, केदारनाथ त्रासदी तो हर किसी ने सुनी है, ठीक है, तो केदारनाथ आप बताएंगे कि केदारनाथ पे जाना अगर आप लोगों ने मंद नहीं किया, ठीक है, देखना सारी कैसे याद होती हैं, केदारनाथ पे जाना अगर आपने मंद नहीं किया तो भाई साहब वहां पर भगवान आपसे रुद्र हो जाएंगे, ठीक, रुद्र मतलब नाराज हो जाएंगे, और हुए भी। तो केदारनाथ के ही तट पर आपकी हो गई, मंद नहीं किया, मंद से हो गया मंदाकिनी नदी, और रुद्र हो जाएंगे तो यानी कि यह रुद्र प्रयाग पर आकर मिल रही है। और भागीरथ आप जानते हैं गंगा नदी को जो धरती पर माना जाता है कि गंगा नदी को धरती पर लाने वाले जो मिथ के रूप में जानते हैं हम, कौन थे आपके, भागीरथी थे। तो भागीरथ अपने आप में एक देव पुरुष थे, तो भाई भागीरथी जो है आपकी कहां पर मिल रही है, देव पुरुष से, आपने बताया देव प्रयाग में। तो इस आधार पर, और विष्णु आपको विष्णु और प्रयाग बताने की जरूरत तो है नहीं, यहीं पर आपकी अलकनंदा आएगी और जिसमें धौली गंगा मिल जाएगी आकर के। क्या हो गया क्लियर, कैसे क्लियर हुआ, विष्णु भगवान जो नंद के, जिनके रूप हैं आपके नंद, और इनका नंद का विवाद दिखाना है कर्ण से, कर्ण इनसे रुद्र रहते थे, और रुद्र रहते थे तो अंततः उन्हें देव रूप दिखाना पड़ा। तो यह हो गए आपके प्रयाग, नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद आपको बताना है कौन सी नदी कहां पर मिल रही है, तो नंद प्रयाग में आपका नंदाकिनी, बहुत आसान। कर्ण आपका पांडव से पिंड याद किया तो पिंडार। रुद्र आपका याद किया भाई केदारनाथ से ही आपकी मंदाकिनी आ रही थी, अगर आपने मंद नहीं किया जाना केदारनाथ पर तो वह क्या होगा, आपसे रुद्र हो जाएंगे भगवान, ठीक है, तो उस आधार पर याद कर लिया। और देवप्रयाग आपको पता है भागीरथी, या भागीरथी कहां से आ रही थी, बोले गंगोत्री से निकल रही थी, गंगोत्री ग्लेशियर से। यह बताइए, अब आपको बताइए यहां से जितने प्रश्न आएंगे उठाना, घटना चक्र उठाना, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक उठा लेना और देखना, जितने भी प्रश्न बने होंगे ना, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने स्टाइल है ना पूछने के क्वेश्चंस को सारे क्लियर करा दिए गए और सारे याद भी करा दिए गए हैं। चलो अब गंगा नदी देखते हैं भाई। जब यह आपकी देवप्रयाग से गंगा नदी के रूप में इसका नामकरण होता है, उसके बाद गंगा नदी से क्या प्रश्न बनाए जाते हैं यह समझ लीजिए। देखो गंगा नदी से एक प्रश्न बनता है इसके सहायक नदियों को लेकर के, और सहायक नदियों में भी आपको याद रखना है कौन सी नदी इसके बाएं तट से आकर मिल रही है
कौन सी इसकी दाएं तट से आकर मिल रही है। तो दाएं तट की बहुत ही सीमित नदियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी हो गई और सोन नदी हो गई, तीसरी आपकी करमनाशा हो गई जो बिहार के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो यह कुछ प्रमुख नदियां हैं और कम नदियां हैं दाएं तट की, तो दाएं तट की याद रखिएगा। बाकी जितनी नदियां होंगी मोस्टली वह बाएं तट से आ रही होंगी। तो आपको अभी देखिए मैप पर इनको जब बताया जाएगा तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी नदियां। एटलीस्ट आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको देखिए रामगंगा नदी दिखाई देगी, बरेली के क्षेत्र से होती हुई जो बहती है, और यहीं पर आपको देखिए रामगंगा में भी बताया जाएगा कि यहीं पर आपका एक नेशनल पार्क भी दिखाई देता है उत्तराखंड का, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, और इसी के बीच से होकर के नदी अपनी निकली हुई है प्यारी सी रामगंगा नदी। दूसरी है देखो गोमती नदी, और गोमती नदी का अगर निकास देखना है आपको तो लखनऊ के क्षेत्र में जाइए, वहां से यह बहती हुई गोमती नदी दिखाई देगी, है ना। तो यह क्लियर तरीके से आपको अभी समझ में आएगा मैप पर जब दिखाया जाएगा। फिर आपकी घाघरा नदी है, घाघरा नदी जो नेपाल के क्षेत्र से आती है और आपकी यह जाकर के बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, तो यह भी सहायक नदी हो गई। इसके बाद गंडक नदी भी दिखाई देगी वहीं पर बिहार के क्षेत्र में, वह भी मिल रही होगी जाकर के किसमें, गंगा नदी में। फिर कोसी नदी, जिसे कोसी नदी आप जानते हैं, इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है क्योंकि अपने मार्ग को बहुत अधिक परिवर्तित करती है, और बार बार यदि मार्ग को बदलेगी तो बिहार का एक तरीके से शोक ही हो जाएगा ना, किसी भी क्षेत्र में इस नदी के कारण बाढ़ आ सकती है। तो इस कारण यह बाएं तट की नदियां और दाएं तट की सहायक नदियां सारी हमने देख ली, अभी मैप पर देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। फिर गंगा नदी के बारे में हम समझते हैं। जब गंगा नदी यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल में देखिए फरक्का नामक स्थान पर पहुंचेगी, तो फरक्का नामक स्थान पर ही यह दो धाराओं में बट जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत सी चीजें पीछे भी हम समझ चुके हैं, और पीछे समझ चुके हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान है। जब यह फरक्का में जाकर के आगे दो धाराओं में बटेगी, एक धारा आपकी कहलाएगी हुगली धारा, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहेगी। आगे वही बढ़ती हुई जब बांग्लादेश में पहुंचेगी तो वह भागीरथी धारा कहलाती है। यहाँ समझिए हुगली धारा जो है, इसको पहले भी मेंशन किया गया था, कहां पर, याद करिए, जब छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे, वहां पर दामोदर नदी का जब निकास होता है और दामोदर नदी जाकर के हुगली नदी में मिलती है। यह हुगली नदी कोई और नहीं, वही गंगा नदी है। गंगा नदी की एक धारा जब पश्चिम बंगाल में जाती है और वह हुगली धारा के रूप में कहलाती है, इसी हुगली में आकर के आपकी दामोदर नदी मिलती थी आकर के। तो इतना तो पीछे डोनेट किया गया था, है ना, इतना शॉर्ट्स में पीछे चर्चा की जा चुकी है हुगली धारा की। और हुगली धारा अगर ध्यान से आपने सुना होगा पहले तो आपको अभी याद भी आ गया होगा। फिर देखो भागीरथी धारा, भागीरथी धारा में ही आकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। याद करिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी अभी जब पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा, जब यह ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ जानकारी के लिए बताया जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ जमुना होगा। यही जमुना नदी जो है जैसे ही भागीरथी धारा में मिलेगी तो वहां पर यह पद्मा के नाम से कहलाएगी। तो इस नदी का नाम पड़ जाएगा पद्मा। ठीक, किसका, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र बेसिकली किस नाम से जानी जाएगी यहाँ पे, जमुना के नाम से, तो वहां पद्मा नाम पड़ता है। उसके बाद ही ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं बराक, बराक मेघना के नाम से ही आकर के इस पद्मा नदी में मिल जाएगी। तो अंततः यह गंगा नदी जो है, या गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि दोनों नदियां मिल चुकी होती हैं बांग्लादेश में, अंततः यह नदियां समझिए मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। अभी इसको मैप पर समझेंगे, पहले समझा दिया गया है और यह समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी मैप पर आप उसको अच्छे से बना पाओगे। फिर देखो एक एक सहायक नदी के बारे में समझ लेते हैं। पहली सहायक नदी है हमारी रामगंगा। भाई रामगंगा नदी के बारे में बताया गया था, ये जिम कॉर्बेट जो आपका नेशनल पार्क है इसके बीचों बात से होती हुई एक नदी दिखाई देगी जिसे रामगंगा नदी के रूप में जानते हैं। अगली कौन सी है, अगली नदी थी आपकी गोमती नदी। बोले गोमती नदी जो है इसका जो उद्गम है यह उत्तर प्रदेश का ही पीलीभीत जिला है। और अगर आप यूपी पीसीएस या आरओ का एग्जाम दे रहे हो तो आपको शुरुआत में ही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी घटनाक्रम हो, चाहे नदी हो, पहाड़ी हो, कुछ भी हो, उस XYZ जो भी हो ना, सब एकदम डिटेल से याद करना है, बहुत अच्छे से उस पर ध्यान देना है। तो उद्गम इसका बताना है, पीलीभीत जिले में ही आपकी झील स्थित है, फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर जिला आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला है, जहां पर जाकर यह गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। तो आप समझे कितनी लंबी दूरी तय करती है। तो फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत जिले से निकलती हुई यह गाजीपुर जिले में जाकर मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी पूछी जाती है सई नदी। तो आपको बस ध्यान रखना है कि गोमती की ही सहायक नदी है सई। अगली कौन सी नदी थी, अगली थी अबरी घाघरा नदी। घाघरा नदी देखिए आपका मानसरोवर झील के ही निकट, आप तिब्बत के क्षेत्र से देखोगे जो मानसरोवर झील थी जिसके निकट से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकल रही है, उसी के पास से आपकी सिंधु नदी भी निकल रही है, वहीं से हमारी घाघरा नदी। लेकिन हिमनद जो है आपका मापचा चुंग, क्या नाम है उस ग्लेशियर का, बोले मापचा चुंग ग्लेशियर है, जहां से आपकी घाघरा नदी दिखाई देगी और यह बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाएगी। क्योंकि गंगा की सहायक नदियों ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम केवल उद्गम और मुहाना हमने देख लिया इसका,
और कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, जैसे घाघरा की भी स्वयं की अपनी सहायक नदियां हैं। शारदा हो गई आपकी, सरयू, सरयू आप जानते हैं जब अयोध्या के क्षेत्र में सरयू एक छोटी सी इसकी सहायक नदी भी है, लेकिन घाघरा नदी को भी सरयू के नाम से ही वहां जानते हैं। तो सरयू जो है घाघरा की सहायक नदी है, साथ ही इसकी सहायक नदी है राप्ती। तो ये तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, शारदा, सरयू और राप्ती। ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? बोले घाघरा की। और घाघरा किसकी सहायक नदी है? घाघरा है अपनी गंगा की, और यह बिहार में जाकर के मिलती है। अभी इसको लोकेशन देखेंगे, इसकी मैप पर जब देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर देखो गंडक से जो प्रश्न बनाए जाते हैं, बहुत मिनिमम वही चीजें बताई जा रही हैं जहां से आपके लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो जो गंडक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, यहाँ से एक नहर का निकास हुआ है जिसे त्रिवेणी नहर के रूप में जानते हैं। बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहर है, इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन भी बनाया जाता है कि त्रिवेणी नहर का निकास किस नदी से हुआ है। तो आपको बताना है गंडक नदी से। फिर कोसी के बारे में शुरू में ही बता दिया गया था कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अपने मार्ग को बहुत अधिक परिवर्तित करती है, है ना, मार्ग बहुत अधिक बदलती है, जिस कारण यह बिहार का शोक कहलाती है। साथ ही साथ देख लो, अभी हम मैप पर गंगा का अपोहा तंत्र पूरा देख लेंगे, यमुना का भी अपोहा तंत्र साथ के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि गंगा यमुना का एक साथ पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है। देखो यमुना अपने आप में आप जानते हैं कि सहायक नदी है किसकी? भाई गंगा की। लेकिन यमुना की भी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। यमुना कहां से निकल रही है? जहां पर हमने देखा था गंगोत्री से भागीरथी, गंगोत्री के ही पश्चिम में चले जाएंगे आप तो वहां यमुनेत्री ग्लेशियर दिखाई देगा, और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से ही हमारी यमुना नदी निकल रही होगी, जो गंगा नदी में जाकर के कहां पर मिलती है? संगम कहां पर होता है? बोले इलाहाबाद क्षेत्र में गंगा नदी में ही जाकर यह यमुना नदी मिल जाती है। यह तो हो गया इसका उद्गम और मुहाना गंगा नदी का, सॉरी यमुना नदी का। फिर इसकी सहायक नदियों से प्रश्न जो बनते हैं, तो पहला आपको केवल यह याद रखना है कि बाएं तट की एक प्रमुख जो सहायक नदी है वह है हिंडन, जो जानते हैं हिंडन नदी के ही तट पर हमारा गाजियाबाद बसा हुआ है। तो गाजियाबाद के ही क्षेत्र में यह हिंडन नदी जो है यह यमुना नदी में बाएं तट से मिल जाती है। तो बाएं तट की एक ही महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में आपको याद कर लेना है। और फिर बाकी बची हुई जितनी सहायक नदियां हैं, मोस्टली जितनी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं, वह है सारी दाएं तट से। तो यमुना नदी में दाएं तट से जो पहली नदी है वह टोंस नदी आकर मिल रही है। भाई टोंस नदी के बारे में याद रखना है, यह सबसे लार्जेस्ट नदी है। लार्जेस्ट मतलब जो जल जो धारण क्षमता है वह सर्वाधिक होती है। कारण क्या होता है? कारण होता है कि हिमालय के ग्लेशियर क्षेत्र से यह आ रही है, और ग्लेशियर क्षेत्र से जब जाएगी तो अपने साथ बहुत अधिक पानी लेकर आएगी। लंबाई भले इसकी बहुत कम है, लेकिन जल धारण इसका बहुत अधिक होता है। सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता रखती है यह ग्लेशियर, टोंस नदी। फिर अगली है हमारी चंबल नदी। जब याद करो चंबल नदी पीछे भी, इसको देखो मेंशन तो पीछे किया जा चुका है, ध्यान होगा तो यह आसान हो जाएगा। जब हमने मालवा का पठार पढ़ा था, याद करो, तो मालवा के पठार से ही एक नदी का निकास बताया था होता है, तो चंबल नदी वही है। जो चंबल नदी यह सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना की, और यह मालवा के पठार से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। फिर अगली देखो सिंध है, सिंध नदी, फिर बेतवा नदी। बेतवा के बारे में भी पढ़ाया गया था जब बुंदेलखंड रीजन के बारे में बताया जा रहा था, तो वहीं पर हमारी बेतवा नदी दिखाई दे रही थी। और यह बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बोले यह भी हमारी यमुना की सहायक नदी है। आगे जब बढ़ेंगे तो केन नदी दिखाई देगी, और बेतवा केन प्रोजेक्ट आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और बेतवा केन प्रोजेक्ट इस समय चलाया भी जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही थी, सोन नदी, याद आया? और यह सोन नदी भी आपको बताना है किसकी सहायक नदी है? बोले यह सोन नदी हमारी यमुना की सहायक नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह हमारी यमुना नदी ही है। ये तो सभी को पता है भाई, बहुत आसान भी है ये कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। और यमुना की भी सारी सहायक नदियां देख ली। उसमें चंबल नदी पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं कि चंबल थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालवा के क्षेत्र से होती हुई, और कहां से इसका उद्गम आखिर कहां से हो रहा है? मालवा के पठार से आ तो रही है, और पठारी भाग से मैदानी भाग में जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है पठारी भाग की ऊंचाई ज्यादा होगी और मैदानी भाग की कम होगी, तो ढलान तो इसी तरीके का होगा। तो नदी का इसीलिए अब वह भी क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिर यह चंबल नदी यमुना में जाकर के आगे मिल रही है। तो अब बताना है कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम हमें बताना है कि जानापाव पहाड़ियों से। मालवा के पठार के ही पास पहाड़ियां हैं, जानापाव की पहाड़ियां। आपको अभी देखिए मैप पर समझाया जाएगा कि कहां पर जानापाव की पहाड़ियां हैं और कहां से यह चंबल नदी निकल रही है। अभी केवल जानकारी रखिए आप कि जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर आगे मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बनास नदी भी हमने पढ़ी थी भाई, याद करो जब अरावली रेंज पढ़ा था, अरावली की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही थी जिसे बनास नदी के रूप में जानते हैं, और यह बनास नदी हमारी बाएं तट से आकर मिलती है। किसमें मिल जाती है आकर के? चंबल नदी में। याद आया जब हमने अरावली रेंज पढ़ा था, एक साइड बताई थी लूनी नदी, एक साइड बताई थी बनास नदी, और यही बनास नदी हमारी चंबल में मिल रही थी, और चंबल हमारी मालवा के पठार के क्षेत्र से होते हुए बहती है।
सब कुछ मैप में पीछे क्लियर कराया गया था और पीछे यहाँ भी बताया गया था। अगर यहाँ ध्यान से सुनोगे ना तो आगे जब नदियां पढ़ेंगे तो नदियां बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए पीछे अगर वीडियो नहीं देखा है जाना, पहले पिछला वीडियो देख लेना, वहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आज की चीजें। तो बनास नदी हमारी बाएं तट से आकर के मिल रही है चंबल नदी में। अब दाएं तट की नदियां बचती हैं, तो दाएं तट की हमारी एक काली नदी है और दूसरी पार्वती है। यानी कि चंबल की जो दाएं तट की सहायक नदी है काली नदी और पार्वती। ठीक है, दोनों को अभी देखिए मैप पर देखेंगे। पहले आ जाओ गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है उसको अच्छे से मैप पर समझते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा था गंगा नदी का जो निकास उद्गम है कहां से हो रहा है। तो गंगा नदी का उद्गम हमने गंगा के पूर्व बनने की स्थिति हमने समझ ली, वहां उद्गम हमने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा। अलकनंदा से लेकर के भागीरथी तक का क्षेत्र पूरा देख लिया। अब क्लियर तरीके से हम समझेंगे जब यह देवप्रयाग से आगे गंगा के रूप में आगे बढ़ती है और वहां से समझते हैं गंगा नदी को। तो पहली सहायक नदी हमने देखी थी उसकी रामगंगा। तो रामगंगा का क्षेत्र हमें दिखाई दिया। रामगंगा हम अभी कहाँ की देख रहे हैं, अभी हम इसकी बाएं तट की देख रहे हैं सहायक नदी। तो पहली थी भाई हमारी रामगंगा। और रामगंगा किस क्षेत्र से होकर बह रही है तो हम बताएंगे जिम कार्बेट, यहीं पर उत्तराखंड में हमारा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से होती हुई यह नदी जा रही है और जाकर गंगा नदी में मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ कन्नौज के पास का क्षेत्र है जहां पर रामगंगा आकर के मिलेगी। दूसरी कौन सी नदी थी, दूसरी थी हमारी गोमती नदी। तो गोमती नदी हमने देखा ध्यान से, तो यह देखो पीलीभीत का क्षेत्र है, पीलीभीत जिला है जहां फुलहर झील हमारी मौजूद है। यहीं से हमारी गोमती नदी निकल रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पहुंचे गाजीपुर में, और गाजीपुर में जाकर के यह गंगा नदी में मिल जा रही है। और यह गोमती नदी आप समझिए लखनऊ के क्षेत्र से होती हुई बहती है ना, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और पूछा जाए किस नदी के तट पर है तो गोमती नदी के ही तट पर है। फिर अगली नदी थी हमारी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में बताया गया था, यह तिब्बत के क्षेत्र से आती है और उस ग्लेशियर का नाम था मापचा चुंग ग्लेशियर, याद आया। और यह मानसरोवर झील के निकट ही ग्लेशियर है मापचा चुंग ग्लेशियर, जहां से हमारी घाघरा नदी आती है। और घाघरा नदी देखिए कहां पर, पटना, बिहार में जो पटना स्थित है, पटना के पास ही यह घाघरा नदी जाकर के मिल जाती है। यह भी क्लियर हो गया। घाघरा के बाद अगली जो नदी थी हमारी गंडक। गंडक देखिए नेपाल के क्षेत्र से निकलती है, नेपाल की पहाड़ियों से निकलते हुए यह भी बिहार के पास ही जाकर मिल जाती है। यह भी देखो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा मैप पर। अगली नदी थी कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। यह नदी आपकी नेपाल से होते हुए आती है और बिहार के पूर्वी क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। यानी कि बिहार के पूर्वी हिस्से पर आप जानते हैं यह क्षेत्र कोसी का जो क्षेत्र है यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है। और बाढ़ प्रभावित होने के कारण ही यहाँ पर बिहार में जो कोसी नदी है यह बिहार का शोक भी कहलाती है। चूंकि यह अपने मार्ग में परिवर्तन बहुत अधिक करती है, इसलिए यहाँ पर लोगों को जो आवाजाही है या जो लोगों के लिए उत्पादन पद्धतियां हैं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। कारण यही रहता है इसको बिहार का शोक कहने का। फिर देखो एक महानंदा नदी भी है। यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आप देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही एक नदी आपको बस यहाँ बताई जा रही है, महानंदा। महानंदा भी इसकी एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल के मैदान का निर्माण करेगी। अभी गंगा नदी के द्वारा जब पीछे पढ़ाया गया था तो बोला गया था कि जब मैदानों का निर्माण होता है ना, उन मैदानों को भी जब नदी के बारे में गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पढ़ाएंगे ना, वहां सहायक नदियां बताएंगे, तो उसके साथ साथ ये निर्मित जो मैदान होते हैं ना उनको भी समझाया जाएगा। तो भी बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी पहले तो हमें केवल बाएं तट की नदियों के बारे में समझना है। हमने बाएं तट की सारी नदियां देख ली, अब हम दाएं तट की नदी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखी यमुना नदी देखी थी। तो यमुना नदी हम देख रहे हैं सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह देखिए आपका यमुनोत्री ग्लेशियर दिखाई दिया। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही हमारी यमुना नदी निकल रही है और यमुना नदी आपकी इलाहाबाद के निकट ही किसमें मिल जाती है, जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी देखो सोन नदी है। अब यह सोन नदी जो है आप ध्यान से देखिएगा, गंगा नदी में ही मिल जाती है जाकर के। और कहां से निकल रही होती है, या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सोन नदी अगली देखी हमने और यमुना नदी देखी। दो प्रमुख नदियां देख ली जो किसमें जाकर मिल रही हैं, गंगा नदी में जाकर के। तो बाएं तट की ज्यादा है नदियां और इसीलिए बाएं तट की जो नदियां हैं इसकी सहायक, इनके बारे में डिटेल से आपको समझना होगा। सारी नदियां बता दी गई हैं, चाहे आपको पश्चिम से पूर्व में क्रम भी कहेगा तब भी आप बता दोगे। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, आखिरी में अगर महानंदा भी दिया है तो उसको भी देखो यहाँ पर बता दिया गया है। अब आ जाओ एक एक करके देख लेते हैं मैदानों के बारे में। पहले गंगा देख रहे हैं तो गंगा से संबंधित जितने मैदान है ना पहले उनको समझ लो, क्योंकि मैदानी क्षेत्र अगर आपको पता होंगे तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा जब आप बता पाओगे। जैसे रामगंगा और गोमती, जब बताइए आप रामगंगा और गोमती का क्षेत्र देख रहे हो, तो यह जो रामगंगा और गोमती के क्षेत्र है, यह जो मैदान है यह कौन से मैदान है,
येलो कलर में देखिए सबसे पहले आपको जो बताया गया है, रामगंगा और गोमती क्षेत्र के मैदान को रुहेलखंड का मैदान बोला जाता है। यानी कि इन दो नदियों के द्वारा जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है इसको रुहेलखंड का मैदान बोलते हैं। तो चलो क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि रुहेलखंड कहां पर है। फिर गोमती नदी, अब गोमती नदी के द्वारा यह देखिए क्षेत्र जो आपको दिख रहा है गोमती नदी, गोमती नदी के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है, आप जानते हैं लखनऊ का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? बोले अवध का क्षेत्र यही है, अवध का क्षेत्र, लखनऊ फैजाबाद का जो क्षेत्र है तो यही गोमती नदी है जो अवध के मैदान का निर्माण करती है। तो अब रुहेलखंड का मैदान है ना, और कौन सा दूसरा देखा हमने? अवध का मैदान, यह क्लियर हुआ। फिर भाई जब घाघरा और गंडक के क्षेत्र पहुंचे तो घाघरा और गंडक नदी के क्षेत्र में ही हमारा सारण का मैदान दिखाई देगा। यह देखो घाघरा और गंडक का जो क्षेत्र है यहीं पर हमारा सारण का मैदान, सारण का मैदान आप जानते हैं चाहे पूर्वांचल का मैदान, पूर्वांचल का मैदान हो चाहे बिहार का सारण का मैदान हो, इस क्षेत्र को भी अच्छे से समझ लिया, कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है यह भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, जब हम कोसी के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो यहाँ मिथिला का क्षेत्र आपको पता है मौजूद है, और मिथिलांचल भी बोला जाता है। मिथिलांचल का मतलब ही होता है मिथिला का मैदान। तो मिथिला का मैदान निर्माण किया जाता है इस कोसी नदी के द्वारा, यानी कि यह जो कोसी नदी है यह मिथिला का मैदान बनाती है। फिर जो महानंदा बताई गई थी ना, यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में महानंदा आकर गंगा जी में जब मिलेगी तो गंगा में मिलती है तो इसके साथ साथ यह किस नाम से जाना जाएगा? यह पश्चिम बंगाल के मैदान के नाम से जाना जाएगा। तो सारे मैदान क्लियर हो गए, एक एक करके देखो समझ लेते हैं। रामगंगा और गोमती, यहाँ पर कौन सा है? बोले यहाँ पर रुहेलखंड का मैदान है। उसके बाद गोमती नदी के द्वारा कौन सा है? गोमती नदी के द्वारा अवध का मैदान है, ठीक है। और घाघरा और गंडक इनके द्वारा जो है हमारा सारण का मैदान है, ठीक है। फिर आपका कोसी वाला कौन सा है? कोसी का जो मैदान है वह मिथिला का मैदान है। मिथिलांचल खूब सुनते होंगे आप मिथिलांचल के बारे में, तो कोसी नदी है जो मिथिला का मैदान। और फिर महानंदा का मैदान महानंदा कौन सा मैदान? पश्चिम बंगाल का मैदान। फिर एक मैदान हमारा और छूट गया जिसको मगध का मैदान बोलते हैं। मगध का मैदान कहां पर है आप बताइए? तो यह जो सोन नदी देखी थी हमने, तो यह सोन नदी जो है आपका मगध के मैदान का निर्माण करती है। यानी कि सोन नदी के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसे मगध का मैदान बोलते हैं। अब क्लियर तरीके से सारे मैदान समझ में आ गए होंगे, है ना। मैदानी संरचना का जहां लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ की फसल, यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि के चलते यहाँ उत्पादन अधिक होता है, इसलिए जनघनत्व भी यहाँ पर अधिक पाया जाएगा। तो गंगा से संबंधित जितने मैदान है वह क्लियर तरीके से हमने समझ लिए यहाँ पर। उसके बाद गंगा से संबंधित जितनी सहायक नदियां हैं वह देख ली, और सहायक नदियों से जो जो प्रश्न बनाए जाते हैं वह सारे देख लिए। अब क्या है, गंगा को हमें फरक्का नदी के आगे भी जो समझाया था वह भी आपने देख लिया होगा कि हुगली नदी और किस तरीके से आगे, यही यह फरक्का क्षेत्र आपको दिखाई दिया। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के फरक्का क्षेत्र में पहुंचेगी तो एक शाखा आपको दिख रही होगी, यह जो पश्चिम बंगाल में जा रही है हुगली धारा, यहीं पर आकर आपकी दामोदर नदी मिल रही थी आकर के, याद आया आपको। और अगली जो शाखा आपकी बांग्लादेश जा रही है उसे भागीरथी धारा बोलते हैं। और भागीरथी धारा में ही ध्यान से देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, यह आकर मिलती है। तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर मिलेगी तो वह पद्मा के नाम से कहलाएगी। और फिर यहीं पर पद्मा में ही आके मेघना नदी, जिसे बराक नदी के रूप में भी पहले जाना जाता है, तो जैसे यह मेघना नदी बनेगी तो मेघना नदी आकर जैसे ही इसमें मिलती है तब यह नदी आगे, इसका नामकरण मेघना के नाम से होता है। और गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से ही प्रवाहित हो जाती हैं, ठीक है। तो पूछा जाए मुहाने पर किस नाम से? मेघना के नाम से। यह देखो पीछे समझाया भी गया था और अभी लोकेशन पर आपको दिखा दिया गया है। फिर यमुना नदी के बारे में जब बताया गया था तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चंबल। चंबल कहां से आ रही है? तो विंध्यन रेंज के क्षेत्र से आती है। और विंध्यन रेंज में भी आगे देखिए, अभी आगे इसको डिटेल से बताते हैं। जब पहले यमुना की सहायक नदी देख लीजिए, चंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है आपकी चंबल, चंबल के बाद में सिंध, बेतवा, केन, तीन प्रमुख नदियां देखिए बताई गई थी। और बेतवा का क्षेत्र आप जानते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और सबसे पहले आपकी चंबल दिखाई देगी, फिर सिंध है, फिर बेतवा है और फिर केन है। केन का क्षेत्र देखा, बेतवा देखा, तो इन दो नदियों को ही आपस में जोड़ा जा रहा है। बेतवा केन प्रोजेक्ट अब आप जब पढ़ोगे तो यह लोकेशन आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। ये चारों आपकी सहायक नदियां हैं यमुना की। और यमुना की ही एक सहायक नदी देखिए टोंस, जो सबसे लार्जेस्ट है। कहां पर है? आप ऊपर आ जाइएगा उत्तराखंड के क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए टोंस जो नदी दिख रही है यह सबसे लार्जेस्ट है यमुना की। और ये सारी दाएं तट की सहायक नदियां भी हम देख रहे हैं। कौन सी? टोंस देखी, फिर हमने चंबल देखी, फिर सिंध, बेतवा, केन, सारी देख ली हमने। टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह दाएं तट की सहायक नदी है जिसमें टोंस हमारी सबसे लार्जेस्ट है और चंबल जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक। दोनों हमने पीछे पढ़ रखा है और दोनों हमें मैप पर क्लियर तरीके से समझ भी आ गई। और सारी नदियां आप देख रहे हैं विंध्यन रेंज से होती हुई आ रही हैं, जो यमुना नदी में आकर मिल रही है। और फिर एक नदी हमने देखी थी यमुना की जो बाएं तट से आ रही थी, तो हिंडन, या देखिए हिंदन दिख रही होगी नदी, जो गाजियाबाद में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है।
तो यहाँ से क्लियर हो गई यमुना नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र के साथ ही जुड़ा हुआ यमुना नदी, इसलिए साथ के साथ इसको पढ़ लिया। अब एक नदी चंबल के बारे में पढ़ा हुआ था। चंबल आप जानते हैं जाना पाव की पहाड़ी, तो जाना पाव की पहाड़ी आप जैसे ही मालवा के पठार के क्षेत्र में आप जानते हैं फ्लो होता है इसका, और मालवा के पठार के क्षेत्र में ही जैसे विंध्यन रेंज में देखोगे तो विंध्यन रेंज में पहाड़ियां हैं जाना पाव की पहाड़ियां। अब जाना पाव की पहाड़ी से ही देखो यहाँ चंबल नदी निकल रही है। चंबल नदी में बाएं तट से इसमें आकर मिलती थी बनास नदी। यह बनास नदी आपको पता होगा कि यह जो अरावली रेंज आपको पढ़ाई गई थी यहाँ से ही बनास नदी का निकास होता था और यह जाकर के चंबल नदी में मिल जाती थी। अब बोले भाई चंबल नदी में बाएं तट से तो बनास मिल रही है, दाएं तट से भी दो नदियां देखी थी, एक काली नदी एक पार्वती। दोनों हमने देखा राजस्थान के क्षेत्र में काली नदी और पार्वती आकर भी मिल रही है। और यह नदी अंततः यमुना में इटावा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में ही इटावा क्षेत्र में ही आपकी यमुना नदी में यह चंबल नदी जाकर मिल जाती है। तो यह लोकेशन एकदम क्लियर हो गई चंबल नदी के बारे में। तो यहाँ से आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र क्लियर हो गया, साथ के साथ यमुना नदी का अपवाह तंत्र भी देखो समझा दिया गया है, क्योंकि यमुना नदी का अपवाह तंत्र हो चाहे गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाते हैं और इसमें ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जितने भी क्वेश्चन आपके बनाए गए होंगे। खूब कंफ्यूजन अभी तक रहता होगा, कहाँ हुगली कहाँ पद्मा नाम है कहाँ मेघना नाम है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी है ना, पूर्ववर्ती नदी है या अनुवर्ती नदी है। तो आपको जानकारी होगी, पहले भी बताया गया, शुरुआत में जब आपको बताया गया तो वहां पर स्पष्ट किया गया कि यह पूर्ववर्ती नदी है। बोले भाई पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, यह समझाया गया था, लेकिन आपने हल्के में लिया होगा और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है कौन सी अनुवर्ती है। तो पूर्ववर्ती नदी वह होती है जो हिमालय निर्माण के पूर्व से बहती चली आ रही है, ठीक है, यानी कि उसका ढाल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे वह पहले बह रही थी पहाड़ियों को तोड़ते हुए भविष्य में भी वह उसी तरीके से बहती है। तो जितनी भी नदियां तिब्बत के पठार के निकट आप जानते हैं मानसरोवर झील के पास से, उदाहरण के तौर पर सिंधु नदी देखी हमने, सतलज नदी देखी, इसी तरीके से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी देखी। तो यह तीनों नदियां क्या है आपकी हिमालय निर्माण से पहले से बह रही थी, तो इसी कारण से यह तीनों नदियां कैसी होंगी, पूर्ववर्ती नदियां होंगी। अब कोई पूछेगा तो स्पष्ट तरीके से आप समझा पाओगे उसको कि पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं। तो चलो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले यह जानना जरूरी है कि इसका उद्गम और मुहाना कहां पर है। थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं, फिर जब अभी लोकेशन में देखेंगे ना, मैप पर देखेंगे तो इतना स्पष्ट हो जाएगा। फिर ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी प्रश्न आपके अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाकर देखना, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसका उद्गम देखिए, आपका बताया ना अभी मानसरोवर झील के पास से होता है, और जो ग्लेशियर है उसका नाम याद रखना है आपको, उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम है चेमयुंगडुंग हिमनद, ठीक है। नाम भी इसका देखिए तिब्बत में है, मतलब चाइनीज जो चाइना का पार्ट है तिब्बत, तो नाम भी उसी तरीके का होगा। तो चेमयुंगडुंग हिमनद इसका नाम है, जहां से यह ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और कहां से निकल रही है अभी लोकेशन में देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। फिर यह जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यह भी हम देख चुके हैं, जब गंगा में जाकर के यह मिलती है और फिर अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां यह सुंदरवन जैसा डेल्टा बनाती है मुहाने पर। अभी स्पष्ट रूप से इसको समझेंगे जब मैप में देखेंगे। अब इसकी सहायक नदियों पर प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, तो सहायक नदियों पर भी पूछने का वही स्टाइल है जो गंगा और पीछे सिंधु का देखा हमने, अर्थात बाएं तट से बताइए इसकी और दाएं तट से बताइए। और यह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब पॉलिटिकल मैप में आप इन चीजों को खुद से बनाएंगे। 2-4 बार बनाइए आप, जिस तरीके से यहाँ पर अभी समझाया जाए वीडियो में देखिए, फिर पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से और उसको खुद से आप आउटलाइन मैप पे बनाएंगे ना, तो एकदम यह चीजें याद हो जाएंगी, कौन सी नदी आकर दाएं तट से मिल रही है, कौन सी नदी आकर बाएं तट से मिल रही है। तो दाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं इसकी, पहली सुबनसिरी है, दूसरी कामेंग, फिर मानस देखेंगे हम असम के क्षेत्र की, फिर असम और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती हुई संकोस नदी मिलेगी आकर के किसमें, आपकी ब्रह्मपुत्र में, और फिर सिक्किम से ही आपकी भूटान से जो निकलती है नदी तिस्ता, वह आकर पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाएगी। तो ये सारी नदियां अभी हम देखेंगे दाएं तट से आकर मिलती हैं किसमें, ब्रह्मपुत्रा नदी में। फिर भाई बाएं तट की नदियां कौन सी हैं, बाएं तट से सबसे पहले हम दिबांग और लोहित देखेंगे, जो आके ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और उसके बाद से ही यह नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में कहलाती है, जो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। इसके अन्य नाम भी हैं, अभी हम देखेंगे उसको। फिर धनसिरी आकर के मिलती है। अगली नदी है आपकी बराक। बराक हम पीछे भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब बराक नदी आकर के मिलती है तो उसके बाद से ही नाम आपका क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। जानते हैं ना कि बराक नदी मिलने के बाद ही यह मेघना के रूप में अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ब्रह्मपुत्रा नदी से, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम देख रहे हैं, अभी हम मैप पर नहीं गए हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं पीछे, इसको हम शॉर्ट्स में इस चीज को हम पीछे देख चुके हैं जब गंगा के बारे में पढ़ा था।
तो वहां पर देखा था हमने कि ब्रह्मपुत्रा को जमुना के रूप में जाना जाता है, और यह जमुना नदी जो है जैसे ही गंगा में मिल जाती है तो वहां पर वह नदी पद्मा के रूप में कहलाती है। फिर जैसे ही बराक मिलती है आकर के तो वह नदी मेघना के रूप में बन जाती है ना, अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और याद रखिएगा, जब हमने बताया कि तिस्ता इसकी सहायक नदी है, अन्य नदियां तो असम तक मिल जाती हैं जितनी भी सहायक नदियां हैं, और पश्चिम बंगाल में जब जमुना के रूप में यह कहलाती है, जब आकर के इसमें तिस्ता नदी मिलेगी, तो हम जानेंगे कि भाई तिस्ता नदी जो है यह दाएं तट से आने वाली प्रमुख सहायक नदी है। हम बोल देते हैं कि यह जमुना की सहायक नदी है, तो जमुना कोई और नहीं ब्रह्मपुत्रा ही है, जिसका नाम पश्चिम बंगाल में जमुना हो जाता है। ठीक है, अब संकोस नदी, एक इसकी सहायक नदी संकोस बताई गई थी आपको, दाएं तट से आती है, जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन देखो यही पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है, या ब्रह्मपुत्रा की वह कौन सी सहायक नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, तो आपको बताना है वह आपकी संकोस नदी है। चलो अब मैप पर आते हैं, और मैप पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताए जाएंगे जो लगातार आपके रिपीट होते हैं, और उनको अभी मैप पर लोकेशन जब देखेंगे ना, एक एक पुल की लोकेशन देखेंगे, एक एक सहायक नदी से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह देखेंगे, तो और अच्छे से स्पष्ट होता है। फैक्चुअल रूप में सीधे सीधे पढ़ना, थ्योरी को पढ़ लेना है ना, लूसेंट जैसी किताबें पढ़ लेना, घटना चक्र से सीधा पढ़ लेना, तो उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आपको मैप पर चीजें दिखाई ना जाए। तो इसीलिए कोशिश की जाती है जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाया गया उसको लोकेशन पर भी समझा दिया जाए, ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी टॉपिक्स। चलो पहले एक साइड में देखिए दिया हुआ है नदी एक नाम अनेक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके खूब बनते हैं। और तिब्बत में नदी का जब निकास होता है ना, जब उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का, तो उसका नाम क्या होता है, अंततः जब वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब किस नाम से गिरती है, इसके मध्य में कौन कौन से नाम परिवर्तित होते हैं, यह सारी चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो भाई जैसे ही तिब्बत के पठार से निकलती है तो वहां पर आपका तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है। तो बोले ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है सांगपो, जो चाइना में जानी जाती है सांगपो के नाम से। और जैसे ही आप बताओगे यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो वहां पर इसका नाम हो जाता है दिहांग, क्योंकि यहीं पर अभी हम देखेंगे कि दिहांग गार्ज बनाती है, कहां पर बनाती है यह समझ लेंगे अभी, तो उसी कारण इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश तक तो यह दिहांग नाम से भाई साहब चल रही है। जैसे ही आगे बहती हुई इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलेंगी, तो उसी तरीके से आपका असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और मैक्सिमम देखा जाए तो भारत में यह ब्रह्मपुत्रा के रूप में ही असम में प्रवाहित होती है, तो इसी कारण इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के रूप में जानते हैं भारत में। अब समझे आप ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में क्यों जाना जाता है इसको। फिर भाई जैसे ही यह पश्चिम बंगाल में आती है, बांग्लादेश में आती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और जानते हैं यह जमुना जो धारा है पश्चिम बंगाल में आते ही गंगा में यह आकर के मिल जाती है। हम पीछे भी देख चुके हैं, अभी मैप पर फिर से देखेंगे इसको। अंततः जब यह मुहाने पर पहुंचती है, बराक नदी आकर के इसमें मिलती है, तब इसका नाम मेघना हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा के देखिए आपने, नदी एक ही है, इसके नाम बहुत सारे हैं। सांगपो पूछ लिया जाता है, कहाँ बोलते हैं इसको, दिहांग बोला जाता है, किस राज्य में इसको दिहांग बोला जाता है, किस राज्य में यह ब्रह्मपुत्रा के रूप में जानी जाती है। और भाई जमुना कहाँ पर बोली जाती है, तो बताओगे आप, जमुना जो है यह बांग्लादेश में बोली जाती है। और मेघना मुहाने पर जैसे ही आती है तो वहां पर इसको मेघना बोलते हैं। अब एक एक करके आ जाओ, क्वेश्चंस देखते हैं, सारे जितने टॉपिक्स अभी क्लियर हो जाएंगे। पहले मुख्य नदी देखते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा नदी यह आ रही है, कहां से आ रही है, बोले देखो चेमयांगडुंग हिमनद, यह जो ग्लेशियर है मानसरोवर झील यही निकट में है, और इसी के पास स्थित है हमारा यह ग्लेशियर चेमयांगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, यह सांगपो के रूप में देखो जानी जाती है, हमने देख लिया इसको। फिर आप देख रहे होंगे यह अरुणाचल प्रदेश हमारा जो राज्य है इसमें प्रवेश कर रही है हमारी यह सांगपो नदी। अब यहाँ पर आपका जो मोड़ है, यह इस मोड़ को जाना जाता है सिंकटैक्सियल मोड़ के रूप में जाना जाता है। बोले यही जो मोड़ होता है, और इस मोड़ के पास ही हमारा नामचा बरवा, आपने बताइए यहाँ पर पढ़ा था कि नहीं नामचा बरवा के बारे में। अगर हिमालय के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, पीछे वीडियो जो कराया गया है, तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि ग्रेट हिमालय जब बताया गया था उसका जो पूर्वी विस्तार था, वह पूर्वी विस्तार ही नामचा बरवा था। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक का विस्तार बताया गया था, और इस नामचा बरवा पर्वत को ही तोड़ते हुए नदी कहाँ प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। और जो दर्रे का निर्माण होता है ना, यहाँ पर ही जो दर्रे का है यांग याप दर्रा, ठीक है, किसी दर्रे से ही तो रास्ता मिल रहा होगा इस नदी को। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जिस दर्रे से प्रवेश करती है वह है आपका यांगयाप दर्रा। और जो मोड़ आपका है, यह नदी जो मुड़ रही है, इस मोड़ को जाना जाता है सिंकटैक्सियल मोड़ के रूप में। और जिस पहाड़ी को तोड़ते हुए एंट्री करती है उसे नामचा बरवा। सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, पीछे बहुत सी चीजें क्लियर रूप से समझाई भी गई हैं। और याद रखिए यह सिंकटैक्सियल मोड़ ही है जिसके कारण से आप जानते हैं जब उत्तर पूर्व के क्षेत्र से मानसून एंट्री करता है, और यह मानसून एंट्री करता है और सिंकटैक्सियल के कारण भारत की ओर मुड़ जाता है। अगर यह सिंकटैक्सियल आपका मोड़ नहीं होता ना, तो यह मानसून आपका सीधा चाइना पहुंच जाता है। जो बारिश आपकी देखते हो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में होती है, भयंकर बारिश होती है, वह नहीं हो पाती। तो आप समझिए सिंकटैक्सियल मोड़ कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए।
अब यहां से ही आपकी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी। तो बोले यह जैसे ही यहाँ पर नदी गिरेगी अरुणाचल प्रदेश में, एक गहरा गड्ढा बनाएगी महाखंड के रूप में, जिसे गार्ज बोलते हैं। और कौन सा गार्ज होता है यहाँ पर, उसी गार्ज का नाम होता है दिहांग गार्ज। बोले दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में जो बहने वाली प्रमुख धारा है ब्रह्मपुत्रा की, वह दिहांग के नाम से जानी जाती है। बोला था ना, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, यह स्पष्ट हुआ। फिर हमने देखा कि जैसे ही आगे बढ़े, असम में सदिया है, सदिया जो कस्बा है, यहां पर आकर के दो नदियां हम देखेंगे ऊपर से मिल रही होंगी, जो बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली नदी थी भाई दिबांग, ठीक है। दिबांग हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से आती है और सदिया में आकर के किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। दूसरी देखी हमने लोहित, भाई लोहित भी आ रही है आपकी, और लोहित आकर के किसमें मिल रही है, वह भी ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। तो लोहित और दिबांग ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उस क्षेत्र का नाम है सदिया, ठीक है। अभी देखो सदिया से भी क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं, लोहित से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सारे यहाँ पर क्लियर करा दिए जाएंगे। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है और नोट डाउन कर लेनी है जितनी बातें बताई जा रही हैं। जैसे आपको नामचा, बरवा, सिंटैक्सियल, मोड, है ना, और जितनी चीजें पीछे बताई गई सब नोट करते हुए चलना है आपको। और जब पीडीएफ अभी मिल जाएगी उसमें भी साथ में आपको ये चीजें नोट डाउन कर लेनी है। फिर जैसे ही देखो सदिया नामक स्थान पर हमने देखा दिबांग और लोहित नदी मिल रही है, और इसी के बाद से जैसे ही असम में यह नदी प्रवाहित होगी तो ब्रह्मपुत्रा कहलाएगी। अब लोहित से भी क्या क्वेश्चन कोई बनते हैं, बोले हाँ बनते हैं। एक तो प्रश्न आपका बनता है भूपेन हजारिका पुल को लेकर के। भाई क्वेश्चन पूछा गया है भूपेन हजारिका जो पुल है वह किस नदी पर है, तो आपको बताना है यह भूपेन हजारिका पुल कहीं और नहीं, यह ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी लोहित है, इसी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है, ठीक है। तो इसको क्या है ना, भूपेन हजारिका पुल को ढोला सदिया पुल के रूप में भी जाना जाता है। बोले ढोला सदिया पुल क्यों बोला जाता है, तो आपने बताया सदिया क्षेत्र तो हमने देख लिया है, असम में सदिया कस्बा स्थित है जहां पर आकर नदी मिल रही है। साथ ही आप बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक कस्बा है जिसका नाम है ढोला। अब भैया ढोला से लेकर सदिया तक इस क्षेत्र तक ही जो सड़क का निर्माण किया गया है और इस नदी पर ही सड़क का निर्माण किया गया है, इस कारण ही इस पुल को जो पुल बनाया गया है यह है ढोला सदिया पुल, जिसे नाम दिया गया है भूपेन हजारिका के नाम पर, इसीलिए इसको भूपेन हजारिका पुल भी बोलते हैं। तो लोहित से आपने देखा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका भूपेन हजारिका पुल को लेकर पूछा जाता है, जिसे ढोला सदिया पुल भी बोला जाता है। दूसरा एक लोहित से प्रश्न आता है कि किस नदी को खूनी नदी बोलते हैं। बोले खूनी नदी क्यों बोलते हैं, उसका कारण समझ लो। लोहित नदी को खूनी नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जिस क्षेत्र से होकर बहती है वहां पर लाल मिट्टी मौजूद है, तो लाल रेत के कण जब इस मिट्टी में मिल जाएंगे तो यह नदी कैसी दिखाई देगी, यह खूनी मिट्टी टाइप की दिखाई देगी, ठीक है, खूनी नदी टाइप की दिखाई देगी। जैसे हमने चीन में पीली नदी पढ़ी थी, याद आया, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा की जो लोहित सहायक नदी है उसको खूनी नदी बोलते हैं। चलो यह दो प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, दोनों क्लियर कर दिए गए। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी असम में पहुंच रही है, असम में ही एक द्वीप पढ़ते हैं आप, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप क्या है, देखो इस तरीके से समझो, यहाँ अलग से बताया जा रहा है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी जा रही है और ब्रह्मपुत्रा नदी की ही दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, और दो शाखाएं बढ़ती हैं तो मध्य में जो क्षेत्र आपका द्वीप के रूप में जो नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे ही माजुली द्वीप बोला जाता है। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो भी नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अर्थात नदी के द्वारा जो द्वीप बनाया जाता है वह है माजुली द्वीप। और यह याद रखिएगा माजुली द्वीप पर यहाँ लोग रहते हैं असम के, इसीलिए असम की सरकार के द्वारा इसे डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित भी किया गया है, अर्थात यह असम का एक जिला है। और माजुली द्वीप कहाँ पर है, यह देखिए ध्यान से देखिए, यह बताया जा रहा है दो भागों में यहाँ बढ़ती है जब ब्रह्मपुत्रा नदी, तो यहाँ पर जो इस नदी के द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण करा जाता है। तो माजुली द्वीप से क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वह क्लियर हो गए। फिर यह नदी जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर आप देखिए माजुली द्वीप के पास ही दाहिने छोर से आपको दो नदियां दिखाई दे रही होंगी। एक हमने देखी सुबनसिरी दाहिने तट से आकर मिल रही है, दूसरी कामेंग। तो दो नदियां यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई, ठीक है। फिर आगे बढ़े, बाएं तट से एक नदी आ रही है हमारी धनश्री, ठीक है। यह धनश्री जो है नागालैंड की पहाड़ियों से आती है और ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिल जाती है असम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पे, तो मानस अगली दिखाई दी हमें, दाहिने छोर से दाएं तट से आती हुई एक नदी है मानस। और मानस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा तो मानस नेशनल पार्क जरूर पढ़ा होगा, तो यहीं पर इसी नदी के तट पर स्थित है मानस नेशनल पार्क। फिर आगे बढ़ते हैं तो दाहिने तट से एक संकोस नदी के बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था, यहाँ ध्यान से देखिए, यह असम खत्म हो रहा है, असम की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा, और इन दोनों सीमा से होती हुई एक नदी आ रही है जिसका नाम है संकोस। तो प्रश्न बनाया जाता है कौन सी नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, तो आपको बता देना है वह कौन सी है, संकोस नदी है।
अगली नदी जो आपकी देखी भूटान के क्षेत्र से आ रही है तिस्ता नदी। अब बोले भाई तिस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्रा को पश्चिम बंगाल में मिल रही है आकर के, हमने देख लिया यहाँ पर मिल रही है। अब लेकिन यह भाई ब्रह्मपुत्रा नदी पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है, तो आपने बताया जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जमुना की सहायक नदी भी बोल देते हैं हम तिस्ता को, ठीक है। तिस्ता कहाँ से आ रही है, बोले भूटान के क्षेत्र से आती है और भूटान से होती हुई यह पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्रा को मिलती है, जहां ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से जानी जाती है। आगे हमने गंगा नदी को देखा। गंगा नदी की हमने दो धाराएं देखी थी, एक धारा हमारी हुगली थी जो पश्चिम बंगाल में, दूसरी धारा थी भागीरथी की। फरक्का से हमने पढ़ा था कि दो धाराओं में बढ़ती है और फिर इसी गंगा में आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी जमुना के नाम से मिल जाती है। और जमुना नाम से मिलने के बाद आगे फिर बढ़ती है, आगे बराग नदी जो मेघना के रूप में मिलती है। अंततः यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है यह मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है। साथ ही इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात जो डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा आप जानते हो ना, नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है नदी की, तो कई धाराओं में बढ़ जाती है किनारे, है ना। थोड़ी जमीन वहां पर क्या होती है, सतह भी ऊंची होती है, तो नदी कई धाराओं में बढ़ती है, उसे ही डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो आप जानिए यहाँ पर जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के बाद बनाया जाएगा ना बंगाल की खाड़ी पर, तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहां पर हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है, यह भी देखो स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से आप समझ गए कि कितने क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सारे टॉपिक आपके क्लियर भी कराए जा रहे हैं यहाँ साथ के साथ। एक देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से सुनना, एक फैक्ट और आपका पूछा जाता है। देखो यह आपने ब्रह्मपुत्र की मेन शाखा देखनी है, ठीक है, जो मुख्य नदी है उसको देखना है। मुख्य नदी में आपको एक क्षेत्र दिखा होगा डुबरी, धुबरी आपको क्षेत्र दिखा जहां पर मानस आकर के नदी मिल रही है। इसी के आप थोड़ा सा वेस्ट में चले जाओगे तो धुबरी क्षेत्र दिखाई देगा। अब धुबरी क्षेत्र से लेकर के हमने सदिया का क्षेत्र देखा था, यह क्षेत्र दिख रहा है आपका सदिया का। तो धुबरी और सदिया के क्षेत्र में इसमें यहां पर ही आपका नेशनल वाटरवे सेकंड। अब पूछोगे आप नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है आपका प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक, यानी कि यह आपका गंगा नदी पर स्थित है। तो नेशनल वाटरवे वन जो है फर्स्ट जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है और हम ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ रहे हैं, तो नेशनल वाटरवे सेकंड के बारे में पढ़ेंगे और यहां देखेंगे धुबरी से लेकर के कहां तक, सदिया तक। सदिया हमने पढ़ा हुआ था जहां पर आकर के हमारी दिबांग और लोहित नदी मिल रही थी, और धुबरी आपने देखा जहां मानस आकर नदी मिलती है। तो धुबरी से इसी सदिया तक जो वाटरवे है सेकंड है और जिसका निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। यहां देखो एक फैक्ट क्लियर हुआ। दूसरा एक फैक्ट और पूछा जाता है कि यही जो धुबरी और सदिया के बीच में आप समझिए, जो असम में आप समझिए इसी क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह रैंप वैली के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है, यानी कि इसका अपवाह जो होता है रैंप वैली के रूप में होता है। अब बोले भाई क्वेश्चन बनता है कि रिफ्ट वैली और रैंप वैली, दो चीजों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले तो देखो नर्मदा तापी, हमने पीछे जब इनके बारे में पहाड़ियां देखी थी तो वहां पर समझे थे कि रिफ्ट वैली जो भ्रंश घाटी बोलते हैं जिसे, तो रिफ्ट वैली के रूप में प्रवाह होता है नर्मदा और तापी नदियों का। बोले रैंप वैली और रिफ्ट वैली में डिफरेंस बता दो। देखो होता कुछ नहीं है, सेम फिगर देखोगे दोनों सेम नजर आएंगे। दो क्षेत्र आपको उठे हुए नजर आएंगे, बीच का भाग धंसा हुआ नजर आएगा। तो जो आपकी रिफ्ट वैली होती है उसमें मध्य का भाग क्या होता है, नीचे की ओर धंस जाता है, और इसी तरीके से आपका जो निर्माण होता है वह नर्मदा और तापी के लिए होता है। तो बोले फिर रैंप वैली क्या होता है, रैंप वैली में क्या होता है, फिगर आपको इसी तरीके का दिखाई देगा, लेकिन वहां पर मध्य का भाग धंसा नहीं होगा, बल्कि साइड के भाग क्या होते हैं, साइड के भाग जो होते हैं ऊपर उठ गए होते हैं। इस आधार पर ब्रह्मपुत्रा नदी में कैसे समझ में आएगा कि यह रैंप वैली में प्रवाहित हो रही है। तो देखो यह क्षेत्र आपने देखा कि यह क्षेत्र जो है रैंप वैली का निर्माण करता है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, जो रैंप वैली के रूप में प्रवाह है। इसके आपने उत्तर में देखा तो हिमालय का उठा हुआ भाग, और साथ ही साथ आपने इसके दक्षिण में देखोगे तो शिलांग का पठार, ठीक है। तो शिलांग की जो पहाड़ियां हैं यह पठार है, यह उठा हुआ भाग है, और उत्तर में इसका हिमालय का उठा हुआ भाग है। तो इसके मध्य में जो वैली बन रही है यह रैंप वैली है। अब क्लियर हुआ आपका कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है रैंप वैली में बहती है, ना कि रिफ्ट वैली में। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी रैंप वैली से होकर बहती है, ऑप्शन होगा नर्मदा, तापी, दामोदर, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस दिए होंगे, वहां ब्रह्मपुत्रा भी होगा। तो आपको बताना है वहां पर कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आपकी रैंप वैली से होकर बहती है, बाकी नर्मदा, तापी वगैरह हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके ब्रह्मपुत्रा नदी से कराए गए हैं। याद रखिएगा इससे बाहर आपका क्वेश्चन बहुत रेयर है जो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको कवर करा दी गई हैं, और ब्रह्मपुत्रा नदी से इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस निकालेगा भी नहीं। सारे क्वेश्चंस तो आपके टॉपिक क्लियर करा दिए गए यहाँ से, है ना, चाहे उसके नाम के आधार पर हो, चाहे उसकी सहायक नदियों पर हो। बाएं और दाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सारी आपको क्लियर करा दी गई। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी पर लोहित से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस था आपको क्लियर कराया गया। देखो ब्रिज वगैरह बताए गए, फिर नेशनल वाटरवेज सेकंड भी बता दिया गया,
माजुली द्वीप के बारे में बता दिया गया। उसके बाद जो सुंदरवन डेल्टा था, है ना, उसके बारे में भी आपको समझा दिया गया। अब इससे ज्यादा आपको फैक्ट तैयार भी नहीं करने ब्रह्मपुत्र के बारे में, क्योंकि यह इनफ है आपके लिए जितना मटेरियल यहाँ पर दे दिया गया है। जाना क्वेश्चंस देखना, सारे क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं फिर आपको क्या जरूरत है अलग से पढ़ने की। और 10 में से यार अगर 9 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं तो एक को छोड़ दो, अदर चीजों पर ध्यान दो। अगर केवल फोकस पूरा सोचोगे 10 में 10 कर लेना तो फिर एक जगह ही लगे रह जाओगे। आखिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी कुछ नदियों का प्रवाह है जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उन्हें भी उसी अंदाज में समझेंगे जैसे हमने पीछे समझा हुआ है। चलो, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई, जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहने वाली नदियां कैसी हैं, ज्यादातर अनुवर्ती नदियां हैं। अब आप पूछोगे अनुवर्ती नदियां कैसे हैं? देखो, प्रायद्वीपीय भारत का हमने देखा और इसकी जो ढाल है आप जानते हैं पूर्व की ओर है ना, यह ढाल इसकी है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपने देखा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये शुरुआत में ही बताया गया था कि सारी अनुवर्ती नदियां हैं, अर्थात ये ढाल के अनुरूप ही बहती हुई आपको दिखाई देंगी। अब बोलोगे कुछ नदियां हैं भाई इधर अरब की खाड़ी में, अरब सागर की खाड़ी में भी गिरती हैं, और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियां हैं वो मोस्टली आपकी अनुवर्ती नदियां दिखाई देंगी, और जो आपकी अरब सागर में गिरेंगी अर्थात यह अपनी पूर्ववर्ती नदियां ज्यादातर दिखाई देंगी, है ना, क्योंकि ये ढाल के विपरीत चल रही हैं। अब एक एक करके हम इनको डिटेल से समझेंगे, एक एक अपोहा तंत्र के बारे में। पहले देखिए डिटेल में यहाँ बताया गया है कि 2 तरीके का हम अपोहा तंत्र पढ़ने वाले हैं, एक अरब सागर में गिरने वाला, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और तापी नदी, इसकी पीछे चर्चा तो कर ही चुके हैं कि भाई यह जो है आपकी भ्रंश घाटी से, जब ब्रह्मपुत्र की चर्चा की थी वहां पर बताया गया था कि यह जो है रिफ्ट वैली से बहती है, और ब्रह्मपुत्र अपनी रैंप वैली से। रिफ्ट वैली और रैंप वैली ब्रह्मपुत्र वाला वीडियो देखना जाकर के, अच्छे से समझा दिया गया है। फिर माही नदी, इसकी भी याद करिए चर्चा कहां पर की थी, जब कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किया गया था वहां पर बताया गया था भाई भारत में जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर दूसरी एक देखिए हमने नीचे बढ़े तो केरल की एक पेरियार नदी दिखाई दी, तो याद करिए पेरियार नदी के बारे में भी चर्चा किया गया है, अभी आगे भी बताया जाएगा जब तटीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अरब सागर की कुछ नदियां अभी हम पहले देख लेंगे मुख्य मुख्य, उसके बाद तटीय नदियां, मतलब तट के किनारे ही नदियां चलती हैं और वह अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में गिर के खत्म हो जाती, छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हें तटीय नदियों के रूप में लास्ट में देख लेंगे। तो वहां पर ही हम पेरियार नदी को देखेंगे। मांडवी आपको पता है, मांडवी भाई गोवा जो है, गोवा आपने देखा राज्य, वहां पर जो राजधानी है पणजी, वहीं पर आपकी यह मांडवी नदी दिखाई देगी, इसको भी देखेंगे अभी। फिर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, उसमें सबसे पहले हमने देखा स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। बताइए, स्वर्ण रेखा नदी पीछे डिस्कस किया था, स्वर्ण रेखा नदी जब हमने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था वहां पर इसके बारे में चर्चा की थी, और एक जलप्रपात भी बताया गया था इसके ऊपर। बताइए आप, और हालांकि आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, आगे और अभी डिस्कस किया जाएगा इसके विषय में। वैतरणी देखेंगे, छोटी सी नदी है, अपनी उड़ीसा में ही निकलेगी, उड़ीसा राज्य से, और बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाएगी। फिर गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में डिटेल से चर्चा करनी जरूरी है, इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। भाई नर्मदा नदी कोई भी नदी हो, शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले इसका उद्गम और मुहाना, 2 चीजें तो बहुत जरूरी है जानना आपको। तो नर्मदा नदी जो हमारी निकल रही है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है। शुरू में ही आपको जब अरी पैटर्न बताया था वहां ध्यान करके बताया गया था, एक तरफ आपकी सोन नदी जाती है, दूसरी तरफ नर्मदा, चारों ओर से इसकी नदियां निकलती है। तो वही हमने देखा, इसका उद्गम क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। और कहाँ गिरती है जाकर के, तो यह याद होना चाहिए, नर्मदा हो या तापी हो, दोनों ही खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अभी मैप पर इसको देखते हैं। फिर इसकी कुछ सहायक नदियां, देखिए सहायक नदियों से इसकी प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि कौन सी, उदाहरण के तौर पर देखिए दाएं तट से और बाएं तट से दोनों बता दी गई हैं। दाएं तट से इसकी जो सहायक नदी है वह ओरसंग है, और बाएं तट की जो सहायक नदियां है उसमें तवा है और दूसरी बंजर है। याद कैसे करोगे, देखो यार पढ़ने वाले क्या होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल पढ़ लेते हैं कि इसकी बाएं तट की सहायक नदियां तवा और बंजर है, और वो पढ़ते रहते हैं इस तरीके से और फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन अपने को क्या है, कुछ ऐसा तरीका बना लेना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में रह सके। तो भाई देखो, नर्मदा को जितनी भी नर्मदा से संबंधित फैक्ट है ना, अभी देखना कैसे चुटकियों में याद होते हैं। पहले देख लेते हैं एक एक थ्योरेटिकल पार्ट को। तो नर्मदा पर जो जलप्रपात बनाया गया है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनता है कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो आज के बाद आपको याद हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अभी रुकिए, सुनिए थोड़ा। और फिर सरदार सरोवर परियोजना चलाई जा रही है, या तो आप जानते ही हैं कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इसी नर्मदा नदी पर चलाई जा रही है। चलो अब देखते हैं भाई एक एक करके कैसे याद होती है। हमें क्या करना है, बाएं तट की जो इसकी सहायक नदी है उसको याद कर लेना है। कैसे, आज के बाद कभी भी नर्मदा को पढ़िएगा तो उसको नर्मदा के रूप में पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है,
अपने को केवल याद करने के लिए ऐसे पढ़ना है, नर मादा के रूप में पढ़ोगे जैसे ही आप, ठीक है। अब आप बताइए, मादा जो होती है, आप देखो मादा जो होती है, जो महिला होती है, उसके लिए बायां अंग बोला जाता है। बायां अंग होता है स्त्री का, दायां अंग होता है पुरुष का। ये तो कॉमन सी जानकारी है, सभी को होती है। तो नर मादा के रूप में हमने पढ़ा, और मादा के लिए होता है बायां अंग। तो बायां अंग से ही हमने याद किया बाएं तट की नदियां। और मादा को क्या है, अगर मादा को भाई तवा मिल जाए, तवा मतलब जानते हो ना, रोटी बनाने के लिए यूज होता है, तो उसको अगर तवा मिल जाए तो उसकी जिंदगी बंजर हो जाती है। दोनों नर्मदा की बाएं तट की नदियां याद हो गई होंगी आपको। मादा के लिए होता है बायां अंग, इसलिए बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, एक तवा और दूसरी बंजर। और ऑटोमेटिक अगर ओरसंग आएगा तो आप बता दोगे भाई यह दाएं तट से मिलने वाली नदी है, क्योंकि हमें तवा और बंजर का तरीका पता है नर्मदा से। और मादा का के लिए होता है बायां अंग, इसलिए बाएं तट की नदी होंगी, यह भी याद हो गया। फिर आता है भाई धुआंधार जलप्रपात, कैसे याद करोगे? तो आप बताइए, नर्मदा जहां पर संग संग रह रहे होंगे, बढ़िया बन रही होगी, तो उनकी जिंदगी कैसी चलेगी? बोले उनकी जिंदगी धुआंधार चल रही होगी। तो बोलो नर्मदा से धुआंधार जलप्रपात भी याद हो गया। देखो बोला था ना कि दोनों याद करा दूंगा, और दोनों देखो याद हो गई होंगी चीजें। चाहे उसकी सहायक नदियां पूछी जाएंगी नर्मदा की, तो नर्मदा को नहीं पढ़ना है, नर्मदा को नर्मदा के रूप में पढ़ना है, और पूरा सब याद हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तापी नदी के बारे में। अभी इसको मैप पर भी देखेंगे। तापी नदी को हमने देखा तो वहीं पर आपकी सतपुड़ा पहाड़ी दिखाई दी, और सतपुड़ा पहाड़ी में ही बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, जहां से यह तापी नदी निकलती है और गिरती वहीं है जहां पर नर्मदा नदी गिरती है जाकर के, कहां? खंबात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी दो ही सहायक नदी है, एक बाएं तट से जो आ रही है वह गिरना है, और दाएं तट से जो इसकी सहायक नदी है उसे अरुणावती बोलते हैं, ठीक है। तो यह ज्यादा कंफ्यूजन वाला है नहीं, बस आपको नदियां याद रखनी इसकी सहायक नदी कि तापी नदी की सहायक नदियां एक तो गिरना हो गई, दूसरी अरुणावती हो गई। इसके याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो अरुण, इसके साथ हिंदी भी तैयार करा दूंगा। अरुण का क्या होता है? अरुण किसका पर्यायवाची है? आप बोले सूर्य का पर्यायवाची है। भाई अरुण जब सूर्य का पर्यायवाची है तो अरुण क्या देता है? हमें ताप देता है, ठीक है। और ताप से हमने बनाया तापी नदी को, और अरुण से बनाया हमने अरुणावती को। क्लियर हो गया आपका? ठीक, चलो इसकी एक भी सहायक नदी अगर हमें याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक, जिसे दाएं तट से हमने याद कर लिएगा अरुणावती, तो बाएं तट की ऑटोमेटिक आप बता दोगे भाई गिरना है। दूसरा अरुणावती पूछेगा तो अरुण से कनेक्ट करके आप बता दोगे भाई अरुण से हमने बनाया था ताप को, और अरुण किसका पर्यायवाची है? हिंदी भी देखो थोड़ा सा तैयार हो गया साथ के साथ। अब नर्मदा को मैप पर देखते हैं। नर्मदा कहां से निकल रही थी हमारी? तो नर्मदा आपने बताया अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही थी। हमने देखी अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से मुख्य नदी नर्मदा आती हुई दिखाई दे रही है। और दो नदियां हमने बताई थी, कौन सी? दो नदियां उसकी बाएं तट की सहायक नदियां थी। कौन सी हमने बनाई थी? नर्मदा से तवा बंजर, ठीक। तो तवा देखो हमें दिखाई दी और बंजर दिखाई दी, दोनों ही बाएं तट से आकर के किसको मिल रही हैं? नर्मदा नदी को। दोनों ही मध्य प्रदेश में आकर मिलती हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम गुजरात के क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां पर दाएं तट से हमारी ओरसंग नदी आकर मिलेगी, ठीक है। तो भाई दाएं तट से जो सहायक नदी है वह ओरसंग है, जो गुजरात में आकर नर्मदा को मिलती है। अंततः हम देख रहे हैं खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी का विलय हो जाता है। फिर दूसरी हमने देखी थी तापी नदी। बोले तापी नदी की दो ही सहायक नदी थी, दाएं तट से जो आ रही थी अरुणावती, अरुण से ताप को कनेक्ट किया था, और अरुणावती जो है दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी थी, और बाएं तट से हमारी गिरना नदी थी। तो दो ही नदियां हैं, और इसका उद्गम कहां से था? बोले सतपुड़ा पहाड़ियों से इसका उद्गम था। और आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया गया था, ये रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, और क्लियर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। एक तरफ इसके विंध्य पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत है। और रिफ्ट वैली होती क्या है भाई? देखो एक तरफ हो गई यह विंध्य पर्वत, बीच में हो गई यह घाटी क्षेत्र, और एक साइड में हो गया आपका, दूसरी साइड में क्या हुआ? दूसरी साइड में आपका सतपुड़ा पर्वत। तो रिफ्ट वैली जो होती है वह आपको पता होना चाहिए, यह बीच का जो भाग होता है घाटी क्षेत्र होता है, भ्रंश घाटी क्षेत्र, नीचे जमीन की ओर धंस जाता है। तो वहां पर रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, और इसी रिफ्ट वैली से होते हुए ही नर्मदा नदी बहती है। इसी कारण इसकी जो दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है, जबकि ढाल यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में ढाल किस ओर है? ढाल अपनी जो है पूर्व की ओर है, लेकिन यह भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही पश्चिम दिशा में बह रही है। चाहे यह नर्मदा हो चाहे आपकी तापी हो, दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। चलो यह नर्मदा और तापी नदियां क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से जितने प्रश्न आपके बनते हैं, सहायक नदियां चाहे आपका जलप्रपात हो, सब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गोदावरी नदी पर। भाई देखो गोदावरी नदी से जो क्वेश्चन बनता है ना, एक तो पहला देखो उद्गम को लेकर बनता है। कई बार पीछे भी समझाया गया था, जब याद करिए इंद्रावती नदी के बारे में समझाया था, वहां बताया था कि इंद्रावती जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, जो दंडकारण्य के पठार से होती हुई आती है। याद करो, पीछे के वीडियो बढ़िया से देखना, कई बार रिवाइज करना, तब क्या होगा, नदियों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों से। तो वहां बताया गया था कि गोदावरी नदी जो है नासिक के पास ही स्थान है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां दिखाई देंगी, वहां से ही गोदावरी का निकास होगा और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी।
अब आकार वगैरह में इतनी यह बड़ी होती है, विशाल होती है, जिस तरीके से उत्तर भारत में एक विशालकाय नदी आपको दिखाई देगी उत्तर के मैदानों में, गंगा नदी, उसी अनुरूप यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गोदावरी नदी दिखाई देती है। लोग इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोल देते हैं। इसी कारण से यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं। हालांकि कुछ सोर्सेस में दक्षिण की गंगा किसे कावेरी को भी बोला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आकार और विस्तार की दृष्टि से गोदावरी को मानते हैं दक्षिण भारत की गंगा। अब इसकी सहायक नदियां देख लीजिए भाई। सहायक नदियां में आपको दाएं तट से याद रखना है गोदावरी की। दाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें एक है आपकी प्रवरा, दूसरी है मंजीरा, ठीक है, या मंजरा जो भी बोलते हैं इसको, या प्रवरा और मंजीरा, दो नदियां आपको ध्यान रखनी। दाएं तट की ही दो नदियां हैं तो आपको याद भी रहेगा, बाकी जितनी भी नदियां हैं आपकी बाएं तट की है, और सारी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और अभी याद भी हो जाएंगी सारी। देखो प्रवरा और मंजीरा ध्यान रखिएगा दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती हैं। इसके अलावा जितनी नदियां दिखाई दें आपको गोदावरी की सहायक नदियों में, वह सारी बाएं तट से आ रही होंगी। पहली आपको देखिए पूर्णा, दूसरी पेनगंगा, फिर वर्धा और वेनगंगा। आप देखेंगे कि वर्धा और वेनगंगा मिलकर ही यह जो धारा मिलती है, यह धारा मिलकर ही प्राणहिता कहलाती है, ठीक है। तो वर्धा और वेनगंगा मिलकर ही प्राणहिता बनाती हैं। फिर आगे आप बढ़ोगे तो एक इंद्रावती, आपको पीछे इंद्रावती के बारे में चर्चा हो चुकी है, जब दंडकारण्य के पठार से नदी निकल रही थी इंद्रावती, वहां चर्चा की गई थी इसकी। और सबसे लास्ट में आपको बाएं तट से आती हुई नदी दिखाई देगी सबरी। इनको अभी मैप पर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। याद रखने के लिए कुछ तरीके बताए दे रहा हूं, जैसे पेनगंगा और वेनगंगा सीधा पूछता है या किसकी सहायक नदी है, तो भाई दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, बोले गोदावरी को। तो वेनगंगा पेनगंगा, गंगा से हमने कनेक्ट कर लिया इसको कि यह दोनों गोदावरी की ही सहायक नदियां होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। चलो एक एक करके अब गोदावरी को देखते हैं। पहले इसका उद्गम और देखेंगे मुहाना, फिर इसकी सहायक नदियां समझेंगे। तो हमने उद्गम देखा इसका नासिक के पास ही, महाराष्ट्र में नासिक के पास ही पहाड़ियां हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ही गोदावरी का आपका निकास दिख रहा होगा और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही होंगी। यह क्लियर तरीके से देखो हमने देख लिया। अब इसकी सहायक नदियां हमने दाहिने तट से दो प्रमुख सहायक नदियां देखी थी, जिनसे लगातार आपके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहली कौन सी थी, पहली बोले प्रवरा थी, जो महाराष्ट्र में ही आकर गोदावरी को मिलती है, प्रवरा देख ली। दूसरी देखिए मंजीरा थी, महाराष्ट्र से निकलती है और साथ ही तेलंगाना में जाकर के गोदावरी को मिल जाती है। तो दोनों नदियां हमने देखी दाहिने तट से, प्रवरा और मंजीरा, और दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर बाएं तट की सहायक नदियां एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें पूर्णा दिखाई दी, जो महाराष्ट्र में आपकी गोदावरी से जाकर मिल रही है, पूर्णा नदी। फिर पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, तीनों को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि पेनगंगा, फिर आपकी वर्धा, फिर वेनगंगा, और गंगा है लगा हुआ, तो इसका मतलब यह गोदावरी की सहायक नदियां होंगी, हमने कनेक्ट किया था ऐसे। और वर्धा और पेनगंगा को मिलाकर ही दोनों शाखाएं जहां पर मिलती हैं, या ध्यान से देखिए जहां पर ये दोनों शाखाएं मिल रही हैं, वहीं पर यह नदी कहलाती है प्राणहिता, ठीक है। तो पूछ देता है कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, सीधा प्रश्न आता है, लेकिन प्राणहिता को और थोड़ा डिटेल से समझा दिया गया है कि वर्धा और वेनगंगा के विलय के पश्चात ही जो धारा बनती है उसका नामकरण ही है प्राणहिता। अब अगली कौन सी है, अगली इंद्रावती है। भाई इंद्रावती तो कई बार चर्चा हो चुकी है पीछे, क्योंकि आपने अगर छोटा नागपुर का पठार पढ़ा है ना, वहां पर आप ध्यान से देखना, वहां चर्चा की गई थी, पठारी क्षेत्र जब बताया गया था। इंद्रावती अपनी आती हुई किसमें, गोदावरी में मिल जाएगी, और गोदावरी में मिलने के साथ इंद्रावती से एक प्रश्न और बनता है, क्या, कि इंद्रावती नदी के द्वारा जो जलप्रपात का निर्माण करा जाता है उसका नाम क्या है। तो आपको बताना है कि इंद्रावती नदी के द्वारा ही चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा भी बोलते हैं। जो चीजें यहाँ एक्स्ट्रा बताई जाती हैं वो आप नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंद्रावती जलप्रपात, इंद्रावती नदी के द्वारा जो जलप्रपात बनाया जाता है उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, और इसे भारत का न्याग्रा भी बोलते हैं। और न्याग्रा वाटरफॉल, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने किया है अच्छे से तो ध्यान से आपने सुना होगा कि न्याग्रा वाटरफॉल कहां पर स्थित है, किस महाद्वीप में है, यह आपको बताना है। नहीं पता है तो जाना पहले रिवीजन करना जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में, है ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर लास्ट में आपकी कौन सी थी, सबरी। तो ये सारी नदियां देखो इंपॉर्टेंट है, और सहायक नदियों में पेनगंगा हो चाहे वेनगंगा हो चाहे इंद्रावती, याद कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको आप पीछे भी सुन चुके हैं कई बार, और ध्यान से आपने वीडियो देखे होंगे तो सारी खुद ही आपको याद होंगी है। तो गोदावरी काफी आसान है। इसके बाद बढ़ते हैं हम कृष्णा नदी की ओर। अभी देखिएगा कृष्णा नदी पर जितनी भी सहायक नदियां हैं सब अभी एक साथ याद हो जाएंगी आपको, और चाहे जो कोई परियोजना हो वो भी याद होगी। कैसे नहीं याद होगी भाई, एक होता है ना, एक आपने ऐड देखा होगा कि ये है आम जिंदगी, है ना, तो ये है आम स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, और अपन लोग क्या है, अपन लोग है मिंटॉस स्टूडेंट, है ना कुछ तरीका बनाते हैं, और ताकि आपके दिमाग में याद रहे। याद कैसे रहेगा, जो चीजें यहाँ बताई जाती है ना एक बार में याद नहीं होंगी, 3 से 4 बार इसको रिवीजन कर लेना है।
और रिवीजन करने के बाद आपके दिमाग में वह एग्जाम तक परमानेंट सेट रहेंगी और एग्जाम तक ही आपको काम निकालना है, उसके बाद आप फेंक देना निकाल के। कृष्णा नदी बढ़ते हैं। भाई कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही थी? बोले कृष्णा नदी का जो उद्गम है वह महाबलेश्वर की पहाड़ियों से है। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये सारी अपने आप में अनुवर्ती नदियां हैं, यह तो हमें पता है, तो ढाल के अनुरूप ही बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर आते हैं मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियों पर, क्योंकि प्रश्न यहाँ से खूब बनाए जाते हैं। इसकी सहायक नदियों को लेकर के आपको बताना है कि इसकी जो दाएं तट की सहायक नदी है उसमें आपकी कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और तुंग प्रभा है। ये हो गई उसकी दाएं तट की सहायक नदियां। और दाएं तट की अगर सहायक नदियां आपको याद करा दी जाए तो बाएं तट की तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, लेकिन याद रखना है कृष्णा की जो बाएं तट की सहायक नदी है उसमें आपकी एक भीमा दिखाई देगी, दूसरी मूसी दिखाई देगी। ठीक है, दो ही है बाएं तट की प्रमुख रूप से जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक भीमा दूसरी मूसी। अब आते हैं भाई इसकी परियोजना, इस पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? इस पर एक परियोजना आपकी पहली है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वह कृष्णा नदी पर चलाया जाता है। क्वेश्चन बनता है भाई नागार्जुन सागर जो है किस नदी पर? तो आपको बताना है कृष्णा नदी पर। अभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, जैसे हमने पीछे याद कराया ना उसी आधार पर कृष्णा नदी से रिलेटेड जितने फैक्ट है सब याद होंगे भी। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है आपका श्री सैलम। तो श्री सैलम परियोजना भी आपकी कृष्णा नदी पर ही चल रही है। कैसे याद किया जाए भाई? नर्मदा को हमने नर्मदा के रूप में जैसे याद किया था, ऐसे कृष्णा नदी को हम कृष्ण भगवान से याद करेंगे। भाई कृष्ण भगवान से अभी देखो सारी चीजें कैसे याद होती हैं। अब एक बात बताओ, कृष्ण भगवान अगर आपने कनेक्ट किया तो कृष्ण भगवान से आपने प्रभु को कनेक्ट किया। भाई ये आपके प्रभु हैं कि नहीं? तो प्रभु से आपने घाट प्रभा हो चाहे माल प्रभा हो, दोनों आपने याद कर ली है ना। और ये कृष्ण भगवान क्या थे? तंग करते थे कि नहीं करते थे गोपियों को? तो तंग से हमने याद किया तुंगभद्रा को। और तुंगभद्रा के बारे में आपको बता दूं कि तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यह भी याद रखना है। तो देखो कृष्ण भगवान से आपने प्रभु कृष्ण भगवान आपके प्रभु थे, प्रभु से आपने प्रभा की जितनी प्रभा है ना, जितनी घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो आपने बताया ये सारी कृष्णा की सहायक नदी है। और तंग करते थे तो आपने तुंगभद्रा। ठीक है, अब तुंगभद्रा से आपने तंग को कनेक्ट किया और भगवान कृष्ण से ही देखो सारी आपकी सहायक नदियां तैयार हो रही हैं। अब एक बात बताइए, अगर दाएं तट की हमें याद करनी हो तो कैसे याद करेंगे? तो आप बताओगे भाई दाएं तट की सहायक नदियां है ना, कोई घाट पर प्रभु हैं जो तंग कर रहे हैं, लो ना, तंग करते थे ना, तो कोई से हो गया आपका कोयना, घाट से हो गया घाट प्रभा और प्रभु से हो गया माल प्रभा, क्योंकि घाट प्रभा हमने देख लिया है। अब दूसरी रह गई आपकी माल प्रभा। तो ये दोनों ही नदियों को एक साथ आप पढ़ते होंगे, घाट प्रभा और माल प्रभा के बारे में। जैसे वहां पर हमने वेन गंगा पेन गंगा देखा था। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि गंगा भाई गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की, तो वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां होंगी। प्रभा से हमने प्रभु को कनेक्ट किया तो घाट प्रभा माल प्रभा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कृष्णा की होंगी। ऑप्शन में जब आता है ना घाट प्रभा किसकी सहायक नदियां, वहां कृष्णा कावेरी गोदावरी दिया होता है ना, तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं समझ में आता है। इस तरीके से आप रिलेट करके कोई एक कहानी बना लोगे ना दिमाग में, फिर आप कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। और जैसे ही बताया आपने कोई घाट पर प्रभु तंग करा, तंग से आपको तुंगभद्रा हो गया। तंग करता है कौन? कृष्ण भगवान तंग करते थे गोपियों को, तो तंग से हमने तंगभद्रा बना लिया, है ना। याद है आपको ये कहानी? कहानी तो हर कोई जानता होगा, उससे हमने अपने फैक्ट्स भी तैयार कर लिए। तो कोई से हो गया कोयना, घाट प्रभा हो गया, प्रभु से हो गया माल प्रभा हो गया, तंग से तुंगभद्रा हो गया। तुंगभद्रा जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा जो दो नदियां रहेंगी भीमा और मूसी, ये आप बता दो कि बाएं तट की है, क्योंकि दाएं तट की हमने याद कर ली। अब आते हैं भाई प्रोजेक्ट। अब पूछता है नागार्जुन सागर किस पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, किस नदी पर? अब बताओ यार, श्री कृष्ण भगवान से ही याद करना है इसको। कृष्ण भगवान ने नृत्य किया था किसके ऊपर खड़े होके? आप बताओगे शेषनाग पर। भाई नाग पर खड़े होकर अगर नृत्य किया था कृष्ण भगवान ने, तो कृष्ण से ही तो नाग को कनेक्ट करना है और नाग से ही नागार्जुन सागर बता देना है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है या प्रोजेक्ट है किसके ऊपर चलाया जा रहा है, किस नदी पर? आपको बताना है। नाग से हमने कनेक्ट कर लिया कृष्ण को, और कृष्ण से कृष्णा हो गया, नाग से नागार्जुन सागर हो गया। और आप कृष्ण भगवान का नाम जब लेते हो तो श्री कृष्णा बोलते हो कि नहीं? कहीं भी बोलते हो श्री कृष्ण बोलते हो। तो श्री से हमने श्री शैलम को निकाल लिया और कृष्णा से कृष्ण को निकाल लिया। अब बताओ यार, श्री कृष्णा आप बोलना है तो आपको याद कर लेना है, श्री से श्री शैलम और कृष्णा से आपका कृष्णा नदी हो गई। सारे प्रोजेक्ट याद अभी तक आप याद कर पा रहे थे क्या? नागार्जुन सागर और श्री शैलम याद करते रहते होगे। अब भगवान कृष्ण केवल क्या है, आपको सारे फैक्ट याद करा देंगे कृष्णा नदी के, चाहे कोयना हो, घाट प्रभा हो, माल प्रभा हो, तुंगभद्रा हो, चाहे नागार्जुन सागर हो, चाहे श्री शैलम हो, भगवान कृष्ण है जो सारे फैक्ट याद करा रहे हैं आपके। तो इस तरीके से ही तरीके कुछ बनाया करिए। कावेरी नदी, भाई कावेरी नदी का उद्गम देखेंगे आप तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होगा और इसका मुहाना कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां जब आप देखोगे तो बाएं तट से आपको दो प्रमुख सहायक नदी दिखाई देगी, एक हेमवती, दूसरी अर्कावती। ठीक है, अभी मैप पर इसको देखते हैं हम, क्योंकि मैप पर जब देखोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कृष्णा और कावेरी को भी एक साथ हम देखेंगे मानचित्र में।
अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहाँ तो कावेरी के बारे में जानकारी हो गई, और यह जानकारी आपको इसलिए रखनी है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से हमने देखा गोदावरी निकल रही है, वहीं महाबलेश्वर से देखा हमने कृष्णा निकल रही है, और उसी आधार पर कावेरी देखा हमने ब्रह्मगिरी से होती हुई निकल रही है। अब इसकी सहायक नदियों में जो बाएं तट की हमने हेमवती देख ली और अर्कावती देख ली, दाएं तट से लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। तो अपने को क्या है ना, अपने को यह याद रखना है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, यहां से प्रश्न आता है कि हेमवती या अर्कावती, या फिर पूछ देगा सुवर्णवती किसकी सहायक नदी है। तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे भाई किसकी सहायक नदी है। तो हमें कुछ ऐसा निकाल लेना है जिससे हमें आगे भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो याद रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या है क्वेश्चन सही कर पाने की स्थिति में रहें। तो हमने यहां से देखा कि यार वती शब्द बहुत ज्यादा आ रहा है ना, वती शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा है, चाहे वह हेमवती में देखो है, चाहे वह अर्कावती में है, चाहे सुवर्णवती में है, चाहे अमरावती में है। तो कुछ नहीं, एक तरीका बना लेंगे कि हमें वती दिखेगा। वैसे वती हर जगह नहीं है, सही होगा, लेकिन मोस्टली क्या है ना, जितनी नदियों में वती दिखाई देगा ना, इस तरीके की जो हमने कम सुनी होंगी, क्योंकि हेमवती, अर्कावती, सुवर्णवती कोई नहीं सुनता है नाम इनका। एकदम से एग्जाम में आता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो या किसकी सहायक नदी है। तो वती हमने बनाया कि भाई वती जैसे ही दिखेगा हम तुरंत कावेरी मारेंगे। तो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में अगर पूछेगा भाई हेमवती किसकी सहायक नदी, सुवर्णवती किसकी सहायक नदी, तुरंत आपको क्या मारना है, तुरंत कावेरी मारना है। साथ ही इसके ऊपर जो जलप्रपात है जो निर्माण किया जाता है इस नदी के द्वारा, तो वह है आपका शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जलप्रपात इसलिए बताया जा रहा है कि कावेरी नदी के द्वारा यह शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो बोले भाई पहला कौन सा है, तो पहला भी हम पढ़ चुके हैं, जब शरावती नदी पढ़ा था तो वहां पर बताया गया था कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और याद करिए वहीं पर वाराही नदी पढ़ी थी, जहां बताया गया था कि इसके द्वारा कुचिकल जलप्रपात जो बनाया जाता है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल होगा और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग होगा, जोग या गरसोप्पा बोलते हैं जिसको। फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो हम कावेरी नदी पढ़ रहे हैं, यहीं पर हमने देखा शिव समुद्रम जलप्रपात। तो सारे फैक्ट्स यहाँ से देखो क्लियर कराए गए। अब इसको मैप पर आ जाओ, देखते हैं कृष्णा और कावेरी को। तो कृष्णा नदी अपनी कहां से निकल रही थी, बोले कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकल रही थी और यह बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। अब इसकी दाएं तट से हमने सहायक नदियां जो देखी थी कृष्ण भगवान से देखी थी। कोई है जो घाट पर प्रभु जो तंग कर रहे हैं, कोई घाट पर प्रभु तंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई से कोई ना देखा, फिर घाट प्रभा, फिर माल प्रभा, फिर तुंगभद्रा। अगर क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने को आएगा ना तब भी आप लगा लोगे इस ट्रिक के माध्यम से। फिर अब बची बाएं तट की, तो हमने भीमा देखी थी और मूसी देखी थी। दोनों सहायक नदियां हमें दिखाई दी, भीमा और मूसी जो कृष्णा की बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां थी। ये आपको याद तो हो ही गई होंगी, मैप में दिख गई तो और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर अगली थी आपकी कावेरी नदी। बोले कावेरी नदी कहां से निकल रही थी, कावेरी नदी देखिए है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। यहां हमने एक टर्म निकाला था वती, अर्थात वती जैसा कोई टर्म अगर दिखाई देगा मोस्टली आपको बताना है वह कावेरी की सहायक नदी होगी। जैसे बाएं तट की दो दिख रही है हमें, हेमवती और अर्कावती, दोनों जगह वती देखा और बाकी हेमावती और अर्कावती किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, कावेरी की। अब दाएं तट से एक तो लक्ष्मण तीर्थ, दूसरी देखो सुवर्णवती, भवानी, फिर अमरावती, ठीक है। यहाँ भी देखो वती दो जगह पर दिख रहा है, एक सुवर्णवती के साथ एक अमरावती के साथ। तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं, कावेरी की सहायक नदी हैं। इसी पर जलप्रपात भी देखा था हमने शिव समुद्रम। तो हमने दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की अनुवर्ती नदियां हैं ना, प्रमुख अनुवर्ती नदी, चाहे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां हमने क्लियर तरीके से समझ ली। एक नदी और रह जाती है आपकी महानदी, और महानदी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पीछे। जब याद करिए छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में पढ़ा था, वहां इस नदी का निकास बताया था कि महानदी जो है हमारी छत्तीसगढ़ बेसिन से होती हुई बहती है। और साथ ही कहां से उद्गम होता है इसका, सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। महानदी के बारे में अगर याद करना है तो उसकी सहायक नदियां याद करो। बाएं तट से इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, जैसे हसदो और इब, ठीक है भाई। महानदी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं कि हसदो, क्वेश्चन आया है आपका कि हसदो जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो आपको बताना है कि हसदो जो है महानदी की। अब महानदी से महान निकालना है आपको। महान लोग हमेशा क्या कहते हैं भाई, हंस दो, हमेशा हंसते रहो, ठीक है। हमेशा सलाह देते हैं कि नहीं हंसने की, और महान लोगों के चेहरे पर हमेशा एक हंसी आपको दिखाई भी देगी। तो ऐसे याद करना है इसको, महानदी से आपकी जो इसकी प्रमुख सहायक नदी हसदो है, और इब भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दाएं तट की कौन सी है, बोले दाएं तट की इसकी एक है जोंक, ओंग और तेल, है ना। जोंक, ओंग और तेल। जोंक क्या है ना, आपको याद करना है, जोंक कहाँ चिपकती है आपके, जोंक आपके अंग में चिपकती है, और जब आप उस जगह पर तेल लगाते हो ना तभी जाकर वह छूटती है ना। ऐसे आप छुटा नहीं सकते हो जोंक को। तो सारी नदियां याद करने के लिए देखो,
यह आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सारी की सारी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक, महानदी की सहायक नदी तो है ही है, और यह जोक, अंग और तेल तीनों कहानी को कनेक्ट करके अगर आप समझोगे तो यह भी याद हो जाएगा कि तीनों ही महानदी की सहायक नदियां हैं। कभी पूछ देगा जोक के बारे में या ओंग के बारे में या तेल के बारे में, तो आपको क्लियर तरीके से यह कहानी अगर याद होगी तो याद कर लोगे कि हमने महानदी में ही तीनों की कहानी बनाई हुई थी। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा इसको लेकर के। हसदो और इब आपकी बाएं तट से मिलेंगी और जोक, ओंग और तेल आपकी दाएं तट से मिलेंगी। साथ ही इस महानदी पर ही एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना जो है आपकी महानदी पर चलती है। प्रश्न पूछा जाता है भाई हीराकुंड बांध जो बनाया गया था वह किस नदी पर बनाया गया था, तो आपको बताना है इसी महानदी पर। और आपको अगर कुछ नहीं पता होगा तो स्टील प्लांट के बारे में आपने एक पढ़ रखा होगा, राउरकेला के बारे में पढ़ा है आपने, सभी ने पढ़ा होगा। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट लगाया गया है उड़ीसा में, तो उसको विद्युत जो है, विद्युत की सप्लाई कौन करता है, तो आपको बताना यही जो हीराकुंड बांध है या हीराकुंड प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से ही इस राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हीराकुंड जो परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस नदी पर है, यह महानदी पर है। तो महानदी का जल आप देख रहे हैं, विद्युत का स्रोत भी है इस स्टील प्लांट के लिए। चलो इसको अब मैप पर देखते हैं। तो महानदी हमने देखा सिहावा की पहाड़ियां दिखाई दी जहां से होकर महानदी का निकास हो रहा है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। इसके बाएं तट की दो सहायक नदियां हैं, एक हसदो एक इब। हसदो हमने देखो महान व्यक्तियों से याद किया था कि महान व्यक्ति बोलते रहते हैं इब तो हसदो, है ना, या उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। अब इसकी दाएं तट की जोक, ओंग और तेल, यानी कि जोक आपके अंग से अगर चिपक गई तो फिर तेल ही उस जगह पर लगाना पड़ेगा तभी जाकर छूटेगी। तो भाई जोक, ओंग और तेल ये तीनों प्रमुख सहायक नदियां हो गई किसकी, महानदी की दाएं तट की। और तीनों को एक साथ हमने जोक से कहानी बनाई है, इसीलिए सारी नदियां एक साथ याद रहेंगी। अब प्रमुख सहायक नदियां हो चुकी हैं प्रायद्वीपीय भारत की। यही जो इंपॉर्टेंट नदियां थी, जो आपकी अनुवर्ती नदियां थी, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है ना। और कुछ तटीय नदियां, कुछ छोटी छोटी नदियां रह जाती हैं जिनको लेकर के देखो हम पीछे पढ़ तो चुके हैं बहुत सारी चीजें, साथ ही एक रिवीजन हो जाएगा, साथ ही एक साथ निपटा देंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की और जो छोटी मोटी नदियां हैं। तटीय नदियों में सबसे पहले हम देखेंगे मांडवी। पीछे भी समझाया आपको कि जो मांडवी है इसको क्या है ना, आप जानिएगा इसको महादई नदी के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली महादई नदी जो है जैसे ही गोवा के क्षेत्र में आएगी और यहाँ पर ही मांडवी के रूप में जानी जाती है। इसका उद्गम देखिए कर्नाटक के जबोती घाट से होता है। जबोती घाट जो कर्नाटक में अभी हम मैप में देखेंगे कहां पर है, और वहां से जैसे ही महादेई नदी के रूप में निकलेगी और गोवा में पहुंचते ही आगे यह मांडवी कहलाएगी। गोवा की राजधानी जो पणजी है इसी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और ये गिरती कहां पर है, अरब सागर पर गिरती है। फिर एक जो वाटरफॉल है ना वह पूछा जाता है, दूध सागर जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है, तो आपको बताना है यह दूध सागर जो जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर है। दूसरी नदी कौन सी है तटी, अभी हम वही नदियां देख रहे हैं जो अरब सागर में जाकर गिर रही हैं। यानी कि यह हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र और किनारे की अरब सागर के तट पर किनारे की तटी छोटी छोटी नदियां है ना उनका अध्ययन करेंगे। पहले हमने गोवा पर देख ली नदी, कौन सी नदी, गोवा से होती हुई जा रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में। तो कर्नाटक के क्षेत्र की एक नदी है आपकी शरावती, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कर्नाटक के शिमोगा जिले से आती है और अरब सागर में गिरती है। क्या पढ़ा था भाई इसके बारे में, इसके बारे में हमने जोग और गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में पढ़ा हुआ था। और भारत का ही सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। इतना देखिए हम डिटेल से इसको कर चुके हैं पीछे, और यह रिवीजन टाइप से आपका हो रहा होगा। तीसरा देखिए हम आगे बढ़ते हैं, केरल में पहुंचे तो केरल में दो नदियां दिखाई दी आपकी जो छोटी छोटी नदियां अरब सागर में गिर रही थी। उसमें एक भरत पूजा है आपकी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अब पहाड़ियां बताओ यार, जब आपको दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाया गया था, क्योंकि याद होगा तभी जब आपने बढ़िया से किया होगा, तो वहां पर बताया गया था केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है ना तीन पहाड़ियां मिली थी, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां और सबसे सदर्न कौन सी थी, कार्डमम की पहाड़ियां। और पालिनी जो थी आपकी वह पूरी तरीके से तमिलनाडु में स्थित थी। यह चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसी क्षेत्र में आपका जो अन्नामलाई की पहाड़ियां बताई गई थी वहां से दो नदियां निकल रही हैं, और दो नदियां जाकर के जिनकी दिशा कहाँ है, पश्चिम की ओर है। तो उसमें पहली है आपकी भरत पूजा जो केरल के क्षेत्र से होते हुए, केरल राज्य से होते हुए अरब सागर में गिरती है, और इसका उद्गम हो रहा है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। भरत पूजा के बारे में आपको याद रखना है, यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, केरल की सबसे बड़ी नदी, बड़ी आप समझते हो ना, बड़ी लेंथ के हिसाब से नहीं काउंट किया जाता है, बड़ी विस्तार देखा जाता है, उसका जल ग्रहण करने की क्षमता देखी जाती है, गहराई देखी जाती है, उस आधार पर बोला जाता है केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वह भरत पूजा है जो अरब सागर में जाकर गिरती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलकर। फिर दूसरी आती है भाई केरल की ही पेरियार नदी। पेरियार नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, निकलती तो यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही है, लेकिन वहीं पर स्थित है आपकी वेमनाथ झील। तो वेमनाथ झील में जाकर के इसका विलय हो जाता है ना।
टूरिज्म वगैरह लोग करने जाते हैं तो यहाँ वेमनाथ झील में लोग टूरिज्म करते हैं, क्योंकि जब कोई नदी आकर यहाँ गिर रही होगी तो जल भी पर्याप्त मात्रा में इस झील में रहेगा। तो वेमनाथ झील में विलय हो रहा है पेरियार नदी का। और पेरियार नदी के बारे में एक फैक्ट पूछा जाता है कि केरल की सबसे लंबी नदी, लंबाई देखोगे केरल में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पेरियार, और केरल की सबसे बड़ी नदी तो आपको बताना है भरतपुझा। अब बढ़ते हैं भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ओर, तटीय नदियों की ओर। तो फिर से आ गया देखो स्वर्ण रेखा, कितनी बार इसकी चर्चा हो चुकी है, स्वर्ण रेखा तो याद हो गया होगा। तो स्वर्ण रेखा बताया गया था कि छोटा नागपुर के पठार, वो भी कहां से, रांची के पठार से, याद आया, रांची के पठार से उद्गम होता है स्वर्ण रेखा नदी का, और यह गिरती है अपनी बंगाल की खाड़ी में। साथ ही इस पर एक जलप्रपात बताया गया था, इसके द्वारा हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, और इसके तट पर ही एक क्षेत्र है आपका जमशेदपुर, है ना। रतन टाटा आप जानते हैं ना, जो टाटा स्टील प्लांट है कहां पर लगा हुआ है, यही जमशेदपुर में। और किस नदी के तट पर है आपको बताना है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर आप जानते हैं किसके कहां पर स्थित होगा, यह क्लियर हो गया आपको। और स्वर्ण रेखा नदी का महत्व तो समझ में आ गया होगा आपको। यह जलप्रपात हुंडरू कई बार बताया गया है, यह भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब नदी से क्या है ना, आप अपनी सी नदी लगने लगी होगी स्वर्ण रेखा नदी। यही एक उड़ीसा की बताई गई थी छोटी सी नदी है वैतरणी, जो उड़ीसा में ही क्योझर की पहाड़ियां हैं, यहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर वंशधारा के बारे में देखते हैं। वंशधारा क्या है ना, जब उड़ीसा और आप आंध्र प्रदेश की सीमा पर देखोगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही बहती हुई छोटी सी नदी दिखाई देगी, वंशधारा। तो उसका कारण क्यों है, क्यों बताया जा रहा है उड़ीसा आंध्र प्रदेश, क्योंकि इनके मध्य जल विवाद का प्रमुख मुद्दा रहता है वंशधारा जल विवाद। आपका बोर्ड भी बना हुआ है, बहुत सारे जल बोर्ड हैं आपके जो कार्य कर रहे हैं, आप जानते हैं, चाहे वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हो, चाहे आपका उड़ीसा के क्षेत्र में हो। तो उड़ीसा के क्षेत्र में आपका वंशधारा जो जल विवाद है वह किसके मध्य रहता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य रहता है, जल के वितरण को लेकर के, ठीक है। तो यह भी याद रखना है आपको। और वंशधारा जो है उड़ीसा के दक्षिणी भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। एक एक करके आ जाओ, मैप पर देखते हैं सारी तटीय नदियों को। सबसे पहले हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखी थी, तो भाई मांडवी नदी के बारे में देखा था, जो यहाँ पर कर्नाटक में आपका महादई नदी के नाम से आ रही है। और यह गोवा आपको दिख रहा होगा, गोवा में ही जाकर के पणजी से होते हुए यह कहां, अरब सागर में गिर जाती है। तो यह क्लियर तरीके से हमें मांडवी नदी समझ में आ गई। निकल कहां से रही थी भाई, उद्गम कहां से था, उद्गम था इसका जबोती घाट से। जबोती घाट अपना कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर कर्नाटक में आते हैं तो वहां पर शरावती नदी दिखाई देती है। शरावती नदी हमारी शिमोगा जिले से निकलेगी, अरब सागर में गिरेगी। इसी नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात दिखाई देता है हमें। फिर केरल में पहुंचते हैं, अरावली की पहाड़ियां दिखाई दी, और अरावली की पहाड़ी से ही केरल की दो नदियां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला भरतपुझा जो केरल की सबसे बड़ी नदी है, या देखिए केरल की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में जाकर सीधे गिर रही है। दूसरी पेरियार जो केरल की सबसे लंबी नदी है, यह आपको ध्यान से दिख रहा होगा, वेमनाथ झील में जाकर के गिरती है और केरल की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है। फिर भाई हमने इधर देखा था स्वर्ण रेखा, एक अरावली से ही आपको एक नदी बताया दे रहा हूं जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि यह दोनों वेस्ट की ओर, और अरावली से कोई एक नदी जो ईस्ट की ओर गिर रही है, आपको पता होना चाहिए, उसका नाम वैगई नदी है ना। वैगई नदी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रश्न बनाएगा अरब सागर में नहीं गिरती है। तो आपको इधर साइड में देखिए ये सारी नदियां दी होंगी, मांडवी, शरावती, भरतपुझा, और ऑप्शन में वैगई भी होगा। तो आपको बताना है वैगई नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हालांकि निकलती है अभी अरावली से। कुछ नहीं वैगई नहीं भी पता होता ना, तो यार ये 3-4 तो इधर बता दी गई, एलिमिनेट कर देते आप। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखा करिए आप, क्योंकि सारी जानकारी आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं स्वर्ण रेखा के बारे में। स्वर्ण रेखा के बारे में पढ़ा था कि रांची के पठार से होती हुई निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी पर जलप्रपात हमारा हुंडरू जलप्रपात दिखाई दिया था। फिर उड़ीसा के क्योझर पहाड़ियों से एक छोटी सी नदी उड़ीसा की निकल रही थी, वैतरणी। तो वैतरणी हमने देख लिया जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब अगली नदी कौन सी थी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ उड़ीसा राज्य आपका हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य मुख्य जल विवाद का जो मुद्दा बनी हुई है नदी है, वह है वंशधारा। वंशधारा को आप देख रहे हैं, उड़ीसा से आती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी कारण से जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के मध्य क्या होता है, विवाद भी होता रहता है। तो इस कारण से ये सारी नदियां जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और सारी नदियों को पहले डिटेल से समझाया गया, उनको याद कराया गया, और कुछ ट्रिक्स ऐसी बताई गई जिससे मजा भी आया होगा आपको। नर्मदा वगैरह की हो गई ट्रिक आपकी, कृष्णा की ट्रिक हो गई, ये कुछ अगर आपको तरीके याद रहेंगे और इनके अगर तरीके आपने याद कर लिए ना, इनसे अगर चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई, तो अगर इसके अतिरिक्त चीजें पूछी जाएंगी, वहां ऑप्शन में कृष्णा रहेगा, गोदावरी रहेगा, उसको तो एलिमेंट कर लोगे, क्योंकि इसकी तो हमें चीजें सारी पता ही है। तो इस आधार पर ही आपका क्वेश्चन सही होता है, क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, क्योंकि हर चीज आप याद नहीं कर सकते हो, है ना, चाहो कि सब कुछ याद कर लो, पॉसिबल नहीं है। चलो प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र, अफवाह तंत्र आज खत्म कर दिया हमने। इस आधार पर आपका भारत का पूरा अफवाह तंत्र खत्म होता है। अब आप जाना
चाहे आपका कोई पब्लिकेशन हो जो मार्केट में चलता है ना, घटना चक्र उठाकर देखना, क्या आपका कोई भी क्वेश्चन अब फंस रहा है इससे। और 2-4 क्वेश्चन अगर फंसते भी है ना, तो उसको एलिमिनेशन से कोशिश किया करो या पढ़ लिया करो, है ना। कुछ 100% तो कोई नहीं करा सकता है, लेकिन 90 से अबव अगर आपको चीजें मिल रही हैं इस नोट से, तो आप इसका प्रोडक्टिविटी आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन है। चलो फिर आगे के वीडियो जो धीरे धीरे करके आपको 1 हफ्ते के भीतर बोला गया है कि सारे खत्म किए जाएंगे, और जो हमारा कमिटमेंट था हमने देखो पूरा भी किया। अब आगे जो बच जाता है आपका, बहुत ज्यादा नहीं बचा इंडियन ज्योग्राफी में, मैक्सिमम जो चीजें थी वो कवर करा दी गई, जहां से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और फिर आगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।